नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद नागर, सीनियर कार्डियोथोरैसिक वास्कुलर सर्जन, इथोस हॉस्पिटल कोटा। मेरी ऑडियो और मेरी वीडियो क्लियर है? यस सर, आपकी ओके। ऑडियो और आपकी वीडियो दोनों क्लियर सर। क्योंकि कल का दिन मेरा बहुत हेक्टिक गया। मैं रात को 9 बजे जब आया तो हाड़ा जी ने मैडम को फोन करा और कहा कि सर को बोलना ये टॉपिक अगर वो कवर कर सकते हैं तो कवर करें। और तब तक मेरा पेशेंट दिन में इमरजेंसी ऑपरेट करी, एक 44 साल की लेडी थी, परसों चेस्ट पेन के साथ आई, एंजियोग्राफी करी, एंजियो हुई तो इतना इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ा उसका बाईपास करने का कि उसको दिन में 2:30-3 बजे हमने करा ऑपरेट के लिए। और ये देखो हमारे हाथ में ब्लड नहीं था, खून की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सर्जरी इतनी इमरजेंसी थी कि जो होगा देखेंगे। ब्लड की कमी से मरीज नहीं मरेगा, लेकिन अगर ऑपरेट नहीं करा तुरंत तो चली जाएगी लेडी। हमने ऑपरेट करा, पेशेंट को शिफ्ट कराया, 7-8 मुझे उसमें बच गई। उसके बाद उसका ब्लड अरेंज हुआ है, तब जाके सांस में आई कि हाँ भाई अब इसको ब्लड भी चढ़ जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगी। रात को 11 बजे तक उसी मरीज के साथ हम लगे रहे और तब तक इस सेशन की कोई तैयारी नहीं थी। और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि 44 साल की एक लेडी जिसकी कोई बुरी आदत नहीं है, कोई बुरी लत नहीं है, ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई उसके जीवन में, उसके शरीर में ऐसा क्या चल रहा है जो 44 साल की उम्र में वो ऐसी कंडीशन में आई है कि हमें ऑन स्पॉट डिसीजन लेना पड़ा उसके बाईपास का। नहीं तो शायद वो उनमें से एक होती जिसकी अखबार में फोटो छप जाती। तो हम लाइफ में रोज ऐसी स्थितियां देखते हैं, उसकी गंभीरता को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात यह है कि कितने लोग उस चीज को समझने को तैयार है। अभी मेरी गली से वो निकला, गाड़ी वाला आया, कचरा निकाल, घर से कचरा निकाल। मैं ये सोचता हूँ कि लोगों के जीवन में कब वो व्यक्ति आएगा जो उसके दिमाग से कचरा निकालेगा। क्योंकि गाड़ी वाला जब आएगा घर का कचरा तो आप निकाल दोगे, पर कचरा वास्तविकता में दिमाग से साफ करने की आवश्यकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा कचरा दुनिया में लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, और हम भारतीयों में के दिमाग में तो जरूरत से ज्यादा भरा हुआ है। इसीलिए जापानी हमारी कदर नहीं करते। ये दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज जितनी भी है, जैसी आप बोलोगे हम इंडियन हैं या हम इंडिया से आए हैं, आपको सबसे लास्ट कैटेगरी में रखा जाएगा। उसका कारण ये है कि उनको ये पता है कि अभी तक हमने अपने दिमाग का कचरा साफ नहीं करा। तो आज जितने भी लोग यहाँ सेशन में बैठे हैं, 658 एंटर हो चुके हैं, 660, वो लोग कम से कम अपने दिमाग का कचरा एक तरफ रखें, तब मेरी बात उनके अंदर जाएगी। क्योंकि खाली भरे हुए बर्तन में कुछ भी भरना पॉसिबल नहीं है, पहले इसे खाली कर लो। ठीक है, भले आप चाहो तो टाइम ले सकते हो। एक इंटरेस्टिंग अखबार पढ़ते पढ़ते, मतलब रोज इतने इंसिडेंसेस सुबह के अंदर हो जाते हैं। ये देखो अखबार में आपको दिखाता हूँ आज का, इसमें वायु प्रदूषण भी बढ़ा रहा, बीपी बन रहा हार्ट अटैक की वजह। एक मिनट, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा ये, हाँ सर, दिख रहा है से बिल्कुल। देखना। यस सर, वायु दिख रहा है। प्रदूषण। वायु प्रदूषण बढ़ा रहा, आपको दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है? हाँ, बीपी बन रहा हार्ट अटैक की वजह, राइट। हार्ट अटैक की वजह है ना ये जो लेख है, ये किसी वर्क के लिए कोई प्रोग्राम किया है डॉक्टर साहब ने। काफी फेमस डॉक्टर है, काफी उठापटक भी हुई थी वो डॉक्टर साहब का जब एक वीडियो आया था कैंगन के ऊपर। तब ये उनका कमेंट है। 2017 में इस मुद्दे के ऊपर मैं लोगों से बात करता था कि ये हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। 2017 मेरे कमरे में तब एक एयर प्यूरिफायर हुआ था मेरे ओपीडी के अंदर। 2017 में जब कोरोना आया भी नहीं था, कोरोना के टाइम पे लोगों ने समझा कि हवा साफ होनी चाहिए। ये मुद्दा 2017 में लोगों को बकवास लगता था कि यार ऐसा क्या होगा, हवा से थोड़ी कोई प्रॉब्लम होती है। और यही लोग आज जो अखबारों में लिख रहे हैं, यही लोगों के लिए मुद्दा था। आज 2025, कितने साल हो गए? 5 6 7 8 साल। 8 साल बाद अखबारों में इसकी डेप्थ समझ में आ रही है। लेकिन बात यह है कि जब हमें ये समझ में आया, तब तक पिछले 8 साल में हम कितने लोगों को खो चुके। तो बात यह है कि आज अगर आप स्वास्थ्य को नहीं समझोगे तो कल आप मजबूरी में समझोगे। लेकिन तब तक हो सकता है आप इस दुनिया में नहीं हो या आपके परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया में नहीं हो, और तब भी आप डिसीजन इसलिए नहीं ले पाओगे कि यार नुकसान तो अब हो ही गया। तब आपका दिमाग फिर से बंद हो चुका होगा। क्योंकि परिवार में जब कोई व्यक्ति चले जाता है ना, तो फिर आप फिर डिसीजन नहीं ले पाते। फिर आप ये नहीं सोचते कि अभी अभी मैं तो सुरक्षित हूं या मेरी पीढ़ियां सुरक्षित है। तो डिसीजन आपको तब लेना है जब आप स्वस्थ हैं। दुख की बात यह, ज्यादातर लोग बीमारी में डिसीजन लेते हैं, और बीमारी में भी क्या बोलते हैं कि यार पहले इतना पैसा खर्च हो चुका है कि अब हमारे पास पैसा ही नहीं है। मेरे पास एक व्यक्ति आया जिसकी वाइफ की उम्र थी 42 साल, कॉलेज में प्रोफेसर। जीवन भर उसने कमा के ही दिया होगा। अगर वो कॉलेज में प्रोफेसर, अच्छी सैलरी, लगभग 1.5 लाख रुपए महीना उसकी इनकम थी। उसको कैंसर हो गया। कैंसर के इलाज में गवर्नमेंट की मदद से, जो गवर्नमेंट स्कीम चलती हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी तो उसमें उसका ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए भी लगभग जेब से 27 लाख खर्च हुए उसके इलाज में। और वो लेडी जो है काफी बुरी कंडीशन में, कोई उसको मेरे पास लेके आया कि यार सर के पास चलो, सर तुम्हें वो रास्ता जरूर दिखाएंगे जहां शायद ये ठीक हो जाए।
तो उस लेडी को लेकर के वो मेरे पास आए, मैंने उसकी सिचुएशन देखी, वो ना खाना खा पा रही, है ना उसको भूख लग रही, बिल्कुल दुबली-पतली हो गई, वज़न पूरा कम हो चुका है उसका, है ना? तो ऐसी सिचुएशन उसकी पैदा हो गई। मैंने उसको बोला यार कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जीवन में, मैं हमेशा 5 तत्वों की बात करता हूँ, जीवन में अगर इन तत्वों को सुधार लिया जाए, हवा, पानी, भोजन, हमारे आस-पास का वातावरण अगर इनका शुद्धिकरण किया जाए, तो हमारी कोशिकाओं के नव-निर्माण होने का, न्यू डेवलपमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहाँ पे हमारे जो कैंसर सेल्स वगैरह हैं, वो भी खत्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उनको मैंने समझाया, उनको मेरा कांसेप्ट भी समझ में आया, मेरी बातें उनको समझ में आई। उन्होंने कहा, "डॉक्टर साहब हम डिसीजन लेंगे।" मैं कहा, "ठीक है, आप अभी जब तक मैं हूँ, मेरा सपोर्ट लीजिए। आपको पानी, खाना, जो चीज़ें हैं, मैं आपको इसमें सपोर्ट करूँगा।" 4-5 दिन बाद उनका मैंने फ़ोन करवाया कि भई क्या हुआ? आप वापस टच में नहीं आ रहे हैं। तो उनका जवाब था कि साहब इसके इलाज में हम 27 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं और अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने उनको कहा कि अब तक जो आपने खर्च किया, वो खर्चा इलाज में नहीं था, क्योंकि अगर वो खर्चा इलाज में गया होता तो ये ठीक खड़ी होती। वो खर्चा आपका बीमारी में था। अब जो मैं आपका खर्चा करवा रहा हूँ, वो इलाज का खर्चा है। लेकिन इलाज के खर्चे के लिए हमारे पास 3-4 लाख रुपए नहीं है। बीमारी के खर्चे के लिए हमारे पास 27 लाख रुपए थे। कितनी पैथेटिक सिचुएशन है कि हम लाखों अभी रिसेंटली ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस मेरे जीवन में आते हैं, करोड़ों रुपए लोगों ने खर्च कर दिए, फिर भी मरीज ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है, जहां ये गारंटी नहीं है कि ये बचेगा, जिएगा, मरेगा। आंखों के सामने दिख रहा है कि यार ये जा सकता है। रोज मन में बुरे विचार आते हैं, रात को नींद नहीं आती है कि यार ये हमारे परिवार का सदस्य शायद जाने वाला है, क्योंकि पिछले 6 महीने से जो हम देख रहे हैं उसमें सुधार नहीं आया। लेकिन जब हम किसी के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ये उम्मीद जगाता है, नहीं, ऐसे मरीज ठीक होते हैं। लेकिन बात यही कि ठीक होते हैं तो क्या आपने उनसे पूछा कितने प्रतिशत? अगर वो आपसे कह रहा है कि 1% ऐसे मरीज ठीक होते हैं, तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि 99% मरते हैं? आपके मरीज के जाने की संभावना ज़्यादा और बचने की कम। तो क्यों नहीं आप ऐसे व्यक्ति के पास जाते जो आपको 99% उम्मीद दे रहा है? लेकिन बात ये है वो आपसे बात करेगा आपके शरीर को सुधारने की। अभी फेसबुक पे रिसेंटली एक पोस्ट आई। उस पोस्ट में लिखा हुआ था, मैं उस कंटेंट को ढूँढने की कोशिश कर रहा था कि वो पब्लिकेशन कहाँ आ चुका है। रीसेंट रिसर्च आई है कि जो किडनी के मरीज़ हैं, वो किडनी के डायलिसिस की वजह से धीरे-धीरे किडनी खत्म होती जाती है और बीमार होके मर जाते हैं। लेकिन एक रीसेंट रिसर्च आई है जिसमें ये पता लगा है कि किडनी की कोशिकाएँ चाहे किडनी कितनी भी खराब हो गई, वो दोबारा से बन सकती है। और अब वो टेक्नोलॉजी रिसर्च में आ चुकी है जहां हम किडनी की जो कोशिकाएं उनको दोबारा से डेवलप कर सकें और किडनी पेशेंट वापस से डायलिसिस से रिवर्स हो जाएगा और उसको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और किडनी वापस से नई हो जाएगी, उसकी पुरानी किडनी जो अभी तक टोटली डेड डिक्लेयर्ड है। ये रिसर्च हो चुकी है, लेकिन बात ये अभी हम लोगों तक ये पहुंची नहीं है। इसको शायद हम तक एक्सपेरिमेंट होके आने में 5-10 साल लगेंगे। लेकिन उस पेपर को जब मैं पढ़ रहा था, मुझे एक ही चीज समझ में आई। वो एक ही बात कर रहे थे कि जो सेल हैं आपके खराब हो गए, अगर आप उनको नया कर सको, उनको वापस से जीवित कर सको, तो शायद आपकी कोशिकाएं दोबारा नई होके आपकी नई किडनी बना दे। और ये कंसेप्ट केवल किडनी के लिए नहीं, लिवर के लिए, हार्ट के लिए, आपकी ब्रेन के लिए, सब जगह लागू हो जाता है। और अगर ये चीज़ें पॉसिबल है, अगर साइंस ये कह रही है कि कोशिकाएँ कभी मरती नहीं है, वो नई बनती रहती है और उनको दोबारा से जीवित किया जा सकता है, तो लकवे वाला मरीज़ उठ करके खड़ा होके चल सकता है। एक वो मरीज़ जिसका हार्ट खराब हो चुका है, उसका हार्ट पूरा नया हो सकता है। एक लिवर का मरीज़ जिसका लिवर सिरोसिस से एंड लिवर फेलियर का कैंडिडेट वो बन चुका है, वो लिवर ट्रांसप्लांट से बच सकता है और एक किडनी का मरीज़ जो डायलिसिस पे आ चुका है, वो डायलिसिस से बच सकता है। ये सारा विज्ञान है। ऑल इज साइंस। ठीक है। तो आज का सेशन और पीपीटी में स्टार्ट करूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये चीजें आपके आसपास ऑलरेडी हैं, बस आप इनको खुली आंखों से देख और समझ नहीं रहे हो। बात है देखने की और समझने की। क्योंकि अगर हमें स्वस्थ होना है, हमारे परिवार को स्वस्थ करना है, तो हमारी आंखों का खुला होना जरूरी है और हमें आसपास सब देखना पड़ेगा। जुकाम हुआ, गोली खाई, आराम आ गया, हम खुश हैं क्योंकि दुनिया में 99.9% लोग यही कर रहे हैं, गोली दवाई खा रहे हैं। लेकिन अगर आपसे मैं कहता हूं कि ये वायरल फीवर है, इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। इसके अंदर आप सिंपली स्टीम इनहेलेशन लो, 3 दिन इंतजार करो, अच्छा खाना खाओ, कच्चा भोजन लो, गाजर का जूस लो, चुकंदर का जूस लो, संतरे खाओ, तो आप अपने आप ही ठीक हो जाओगे। 3 दिन में कोई भी वायरस बॉडी से खत्म हो जाता है। तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं कर रहा है।
और इसी गंदगी की वजह से अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई कि जब भी कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति को एंटीबायोटिक्स लिखता है तो उसे ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि उसने ये एंटीबायोटिक्स क्यों लिखे उसको, क्योंकि इतने एंटीबायोटिक यूज करने की वजह से इंडिया में आज जब आपको जरूरत पड़ती है, कोई इन्फेक्शन होता है और एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट आती है, तो एंटीबायोटिक्स आपके शरीर पे काम नहीं करते और इन्फेक्शन की वजह से ज्यादातर लोगों की जान चली जाती है। ये भी अखबारों में आ रहा है। लेकिन क्या आपने ये सेगमेंट खोल के देखा कि अब एंटीबायोटिक्स की गाइडलाइन भी सेट हो चुकी है और एक क्लियर कर दिया गया है कि वायरल इन्फेक्शन के लिए आपको अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में आज लगभग 45% मौतें जो हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि उनके शरीर पे दवाइयां काम नहीं कर रही। तो 100 में से 45 मरीज हम सिर्फ इसलिए खो रहे हैं कि जब उन्हें वास्तविकता में दवाई की आवश्यकता है वो उसके पहले इतनी शरीर में पहले ही डाल चुके हैं कि अब उनकी कोशिकाओं में कचरा जो भरा हुआ है वो दवाइयों को काम करने दे ही नहीं रहा। तो ये सब चीजें समझेंगे तभी हम अपने शरीर को सही कर पाएंगे। स्क्रीन खुल गई, आपको दिख रही है स्क्रीन? हाँ हाँ, नहीं बराबर सर, ठीक ठीक दिख रही है वो स्टेट। ओके, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? कोटा रत्न वाला जो अपना है ना। फोटो दिख रहा है? जी जी। ओके, तो छोटा मोटा आदमी तो नहीं हूं, मुझे सुन सकते हैं। जी सर हमारे लिए प्राइड का सब्जेक्ट सर ये। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, लोग क्या है, गली नुक्कड़ के बहुत सारे छुटपुट लोगों से सलाह लेके अपने जीवन का ऐसा कचरा कर लेते हैं। वो ये सोचते नहीं कि जिसने मुझे बात करी है, जिसने मुझे समझाया, आज जिसका मैंने सेशन सुना, उस आदमी ने जीवन के 12 साल नॉन स्टॉप लगाए हैं पढ़ाई करके इस डिग्री को हासिल करने में। नॉन स्टॉप का मतलब है मुझे किसी डिग्री से डिग्री जंप करने में, कोई भी एग्जाम क्रैक करने में कहीं पे टंगना नहीं पड़ा। वाह वाह ठीक वाह है, सर। सारे एग्जाम मैंने वन ऑन वन बैक टू बैक क्रैक करे हैं और अपने मनपसंद के कॉलेज में मैंने सीट उठाई है। मैं राइट। इंडिया के टॉप कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, लोग इस डिग्री को हासिल करने में 20-20 साल लगा देते हैं, बूढ़े हो जाते हैं आधे। सर ये हमारी पूरी पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य का सब्जेक्ट है सर। कई ऐसे लोग हैं जिनको ना ये जो आपका थोरोसिक शब्द है ना, मुझे खुद पता लगा आपके आने के बाद कि इसका मतलब क्या होता है। आप बताया था तो कैसे हाँ लोग बिल्कुल, कहीं से भी कहीं तक का खोल करके मैं आपके शरीर का कचरा निकाल सकता हूँ, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं अपने शरीर की। वो शरीर जिसकी कीमत, मैं हमेशा बताता हूँ, 550 करोड़ है। हर अंग की एक कीमत है। जब आप इसे मार्केट में खरीदने जाएंगे तब आप इसको पता लगेगा। मेरे एक मित्र है जो अक्सर कहते हैं कि भाई मेरी किडनी बेच दो, मैं करोड़पति हो जाऊंगा। तो बात है कि ना आसानी से ऑर्गन बिकता है, ना आसानी से ऑर्गन खरीदा जा सकता है। जब किसी के परिवार में संकट आता है और वो अपने परिवार के सदस्य के लिए किडनी तलाशने जाता है, तो उसे पता लगता है कि किडनी डोनर ढूंढना भी कितना मुश्किल काम है और करोड़ों खर्च करने के बाद भी आपको डोनर मिलेगा नहीं मिलेगा। और जब मिलेगा तो आपके परिवार का सदस्य बचेगा कि नहीं बचेगा ये पता नहीं है। हार्ट ट्रांसप्लांट की लोग बातें करते हैं, इंडिया में अभी तक केवल 1000 हार्ट ट्रांसप्लांट हुए हैं, है ना। पिछले 20 सालों से यहाँ ट्रांसप्लांट चल रहे हैं, केवल 1000 ट्रांसप्लांट हुए मेरे पास रोज। मतलब हम पूरे महीने में एक दो मरीज ऐसे आ जाते हैं जो हार्ट ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट थे, लेकिन वो कहाँ जाएंगे? करोड़ों उनकी जेब में नहीं है, डोनर उनको मिलेगा कहाँ पे? तो बोलने में बातें बहुत अच्छी लगती है कि आजकल तो ट्रांसप्लांट होने लग गया, है ना। अगर आप लीवर ट्रांसप्लांट की बात करोगे, आप ढूंढोगे तो लोग 1-1 करोड़ खर्च कर देते हैं और फिर भी मरीज बचता नहीं है। बात है कि खर्च करने के बाद, आपका घर बिकने के बाद मरीज बच जाए, आपका शरीर सुरक्षित हो जाए तो भी चलेगा। लेकिन बात ये है कि आपका शरीर बचेगा नहीं बचेगा, वो व्यक्ति बचेगा नहीं बचेगा, ये बिल्कुल भी नहीं पता है। तो 550 करोड़ के इस शरीर की कीमत करो जब ये सुरक्षित है, क्योंकि अगर इसमें खराबी आ गई तो ये कौड़ियों के भाव भी नहीं बिकने वाला और मरे हुए व्यक्ति के शरीर की कीमत 1 रुपए की भी नहीं होती। उस पे उल्टा खर्चा ही होता है तीसरे दिन खिलाने में और 12वें दिन का नुक्ता करने में, है ना। तो वो भी जब मरता भी है तो भी पैसे लेके ही जाता है। तो जब तक जीवित हो तब तक इसकी कदर करो। बाली उम्र में घेर रही बुढ़ापे में होने वाली गंभीर बीमारियां, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 20 साल 25 साल के लोग जो हैं आज की डेट में इंडिया में हार्ट के पेशेंट हो चुके हैं, शुगर बीपी के मरीज हो चुके हैं, बीपी कितनी सारी बीमारियां लेके घूम रहे हैं। हम देख ही लेते हैं, अखबारों में पढ़ ही लेते हैं, शादियों में नाचते नाचते कई लोग चले जाते हैं अचानक से और उनको हम अस्पताल तक भी नहीं पहुंचा पाते। अगर हम इंडिया में होने वाली मौतों की बात करें और परसेंटेज की बात करें, तो लगभग 24% मरीज, 25% मरीज जो है आज की डेट में हार्ट की बीमारियों से मर रहे हैं इंडिया में। सांस की बीमारी से 10%, 11%। ठीक है, पेट की बीमारियों से लगभग 6% और 10% मरीज जो है वो मर रहे हैं कैंसर की वजह से। अब इसमें ये जो हार्ट की बीमारियों का परसेंटेज है ये रिसेंटली 31% पहुंच चुका है।
कैंसर का जो परसेंटेज है वो लगभग 12 जा चुका है, और ये सांस की बीमारियों से मरने वालों का परसेंटेज जो है लगभग वहीं 10-11 के आसपास है। तो आप मोटा मोटा अगर देखोगे, इंडिया में होने वाली 50% मौतें जो है वो हार्ट की बीमारियों और कैंसर की बीमारियों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। मलेरिया, टाइफाइड और ये टीबी, इनसे मरने वाले लोग तो बहुत ही कम है, लेकिन हमारा फोकस इसी को ठीक करने पे। जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो वो मलेरिया ठीक करने पे, डेंगू ठीक करने पे, मच्छर मारने पे, टीबी के अगेंस्ट। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम बन चुका है, जिससे ज्यादा लोगों की मौतें हो रही है, उस पे अभी भी हमारा फोकस नहीं है। हमारा नहीं, गवर्नमेंट का अभी भी फोकस नहीं है। अभी वो सिर्फ अखबारों के माध्यम से आपको बता रही है कि ये एक प्रॉब्लम बन चुकी है और आप इसके लिए कुछ कीजिए। कौन करेगा इसके लिए? आप करेंगे। और अगर सर आप आप सरकार के माथे कुछ थोप रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं, क्योंकि आज इंदौर में पानी की वजह से 30 लोग मर गए, खराब पानी की वजह से। ये न्यूज इसलिए आई क्योंकि अचानक से 30 लोग बीमार होकर मर गए। क्या बाकी जगह नहीं मर रहे? क्या दिल्ली में पानी खराब नहीं? क्या जयपुर में खराब नहीं? क्या कोटा में पानी खराब नहीं? अभी रिसेंटली न्यूज आई कि भाई चंबल नदी जहां से पानी लिया जाता है पीने का, वहां 18 नाले गिर रहे हैं। और वो नालों के ऊपर सरकार जब उन फैक्ट्रियों पे पेनल्टी लगाती है तो वो लोग पेनल्टी भर देते हैं हर साल, क्योंकि पेनल्टी भरने का खर्चा कम है और उस नाले की गंदगी को फिल्टर करने का खर्चा ज्यादा है। माय तो उन गॉड। फैक्ट्री वालों ने ये समझदारी समझ ली है कि हम अपना कचरा फिल्टर करने के बजाय इसको पानी में डाल देते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि अल्टीमेटली ये पानी उन्हीं के घर पे वापस आ रहा है और वो इस कचरे को पी रहे हैं और मर रहे हैं। इंदौर में इसलिए हवाबाजी हो गई क्योंकि एक साथ ही 30 लोग मर गए। लेकिन फिर भी क्या फर्क पड़ा? जब एक क्रिकेटर की बात आती है कि भाई ये क्रिकेटर जो है अपने पानी फिल्टर करने की मशीन साथ में लेकर के घूम रहा है, तो कोई भी न्यूज ये हाईलाइट नहीं कर रही कि वो मशीन कौन सी है। वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि इंदौर के अंदर जब वो आए तो अपनी पानी फिल्टर करने की मशीन लेके आए। अरे टेक्नोलॉजी की बात क्यों नहीं करते? 1 in 4 डेथ्स इन इंडिया ऑकर ड्यू टू हार्ट डिजीज, है ना? 4 में से एक व्यक्ति इंडिया में हार्ट की प्रॉब्लम से मर जाता है। अब देखो क्या है, जब मैं ये बोलता हूँ कि 4 में से एक व्यक्ति हार्ट की बीमारी से इंडिया में मर जाता है, तो आंकड़े समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। अब थोड़ा सा इस आंकड़े को एलैबोरेट करते हैं। हार्ट के ब्लॉकेजेस की वजह से इंडिया में हर साल 1 करोड़ लोग मर जाते हैं। कितने? 1 करोड़। 1 करोड़। अगर ये सबके फोटो अखबार में छप जाएं तो आपके अखबार में केवल मरने वालों की फोटो होगी, पूरा अखबार उससे भर जाएगा। लेकिन बात ये डेटाबेस अभी तक हमारे पास नहीं आया। जिन लोगों की लोग वीडियो बना लेते हैं, जो जिसकी जानकारी में, उसकी खबर आप तक पहुंच और जाती है। जी। 1 करोड़ लोग इंडिया में केवल हार्ट अटैक से मरते हैं सालाना। ये 2024 का डेटा है। तो कितनी बुरी स्थिति हो गई होगी। लकवे से 60 लाख लोग मर जाते हैं, ठीक है ना? उसके बाद आप इसमें देखो, कैंसर से जो है लगभग 20 लाख लोग जो है वो इंडिया में मर जाते हैं। तो हम अगर सिर्फ लकवे, कैंसर और जो मोटी मोटी बीमारियां हमारे आसपास दिखती है, अगर इन्हीं के आंकड़े निकाल लें तो 1.5 करोड़ लोग ऐसी बीमारियों से मर जाते हैं जो केवल आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आती है। इसका मतलब आपके शरीर को खराब करने की वजह से पैदा हुई है, और ये एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। ये डेटा है पूरे सीक्वेंस वाइज नेशनल कैंसर रजिस्ट्री डेटा का, जो आईसीएमआर डेटा निकालता है पूरे साल का। इसमें डेटा है कि हर साल इंडिया में कितने लाख लोग जो हैं वो कैंसर से मर रहे हैं और कितने कैंसर की वजह से बीमार हो रहे हैं। तो 2020 का डेटा जो था, लगभग हमारे पास 13.9 लाख लोग जो हैं कैंसर से डिटेक्ट हुए। ये वो लोग हैं जो अस्पताल पहुंच गए और जिनका डिटेक्शन हुआ। उसमें से 7,70,000 लोग मर गए। अब देखो फिर भी लोग कितनी उम्मीद रखते हैं कि हमारा बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट में इलाज चल रहा है, टाटा मेमोरियल, कोकिला बेन, यहाँ पे वहां पे हम तो बढ़िया इलाज करा रहे हैं। लेकिन आप अगर परसेंटेज ऑफ डेथ देखोगे तो आप ये बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े। इस कैंसर के इंसिडेंस में उन लोगों को भी लिया गया होगा जो बिल्कुल प्राइमरी केस हैं, जिनका कैंसर अभी तक प्रोग्रेस ही नहीं करा, बिल्कुल अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो गए, जो पढ़े लिखे परिवार के थे। लेकिन फिर भी आप देखो कि डेथ का रेशियो जो है वो लगभग 70% जा रहा है। और ये तो वो लोग हैं जिनको हमने पकड़ लिया। जो लोग मर गए और जिनके आंकड़े ही हमारे पास नहीं है, वो नंबर तो और ज्यादा होगा। और अगर आप साल दर साल देखोगे तो 2022 2025 में कैंसर होने वाले मरीजों का जो प्रोजेक्शन है वो बड़ा है, यानी संख्या बढ़ गई है। जबकि हम क्या कहते हैं, मेडिकल साइंसेज एडवांस हो गई है, हमने बीमारियों पे काबू कर लिया है, हमारे इंडिया के अंदर कैंसर के अस्पतालों की संख्या बढ़ गई है। अब लोग बीमारियों से नहीं मरेंगे, हम अच्छे से अच्छे अस्पताल लेकर के आ रहे हैं। ये सब आप सुनते हो, अखबारों में बड़ी बड़ी फोटो आ जाती है। लेकिन बात यह कि अगर हमने बीमारियों पे काबू पा लिया है तो हर साल मरीजों की संख्या घटने के बजाय बढ़ क्यों रही है?
मरने वालों की संख्या घटने के बजाय बढ़ क्यों रही है? क्योंकि 2020 में जहां 7,70,000 मरे थे, 2022 में 8,08,000 हो गए ये मरीज। और ये संख्या 2025 में प्रोजेक्टेड आप देखो कहां पर है, और लगभग 9 लाख लोग जो है इस साल प्रोजेक्टेड हैं कि जो कैंसर से चले जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी भी हमारा दिमाग वही घूम रहा है कि हमने मेडिक्लेम ले लिया है 1 करोड़ रुपए का, 50 लाख का। मेरे पास लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमने तो 50 लाख का मेडिक्लेम ले रखा है, बढ़िया वाला ले रखा है, जब जरूरत पड़ेगी तो अपन तो इतने तक का खर्चा करा सकते हैं, इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। अरे बात है कि घर से बाहर निकल के पहुंचोगे किसी अस्पताल तक तब तो इलाज कराओगे ना, घर में ही रह गए तो? क्योंकि ज्यादातर लोग तो रात को 2-3 बजे सोते ही रह जाते हैं। साइलेंट अटैक, सुबह पता लगता है कि शरीर अकड़ा हुआ और नीला पड़ा हुआ है, शिवजी बन गया उनका शरीर, लेकिन शिवजी जीवित है, वो साधना में है। आपके परिवार का बंदा लंबी साधना में जा चुका है, अब वो जगेगा ही नहीं इस साधना से, इसलिए उसका शरीर नीला पड़ गया, एल्कलाइन नहीं हुआ, एसिडिक होके सड़ गया वो पूरा शरीर। ठीक है, तो बीमारियां बढ़ रही है ना। इससे भी कड़वा सच, हमारे इंडिया के अंदर हम जो मेडिकल साइंसेज लेके बैठे हुए हैं, हम जो इलाज कर रहे हैं, आपके इलाज करने वाले जो डॉक्टर्स हैं जिन पे आप भरोसा कर रहे हैं, वो खुद भी बीमारियों से ग्रसित हो गए। उनका आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कह लो, कि उनका स्ट्रेसफुल लाइफ कह लो, कि खाने पीने का उनका जो जीवन है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस खराब मान लो, कैसे भी मान लो। लेकिन जैसे भी उस हेक्टिक लाइफ की वजह से वो भी बीमार है और आपसे ज्यादा बीमार है, क्योंकि इंडिया के अंदर कॉमन जनरल 13% लोग डायबिटिक हैं, शुगर के मरीज हैं, और डॉक्टर्स 53% डायबिटिक है। मतलब एक डॉक्टर के बीमार होने का इंसिडेंस लगभग आम आदमी से 4 से 5 गुना ज्यादा है। और ये डेटा बताता है इंडिया के अंदर कि इंडिया के अंदर आम आदमी के मुकाबले डॉक्टर की लाइफ 10 साल कम है। एक व्यक्ति जो 15 साल में डिग्री करके निकला है, उसके बाद उसका जीवन स्टैब्लिश करने लगता है, उसके बाद उसका जीवन बाकी लोगों से 10 साल ऑलरेडी कम हो चुका है। ये चाहे उसके लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर की वजह से कह लो, उसके स्ट्रेस की वजह से कह लो, किसी भी कारण से कह लो, लेकिन जो खुद बीमार हो चुका है अब आपको उस संकट से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसे भी रास्ता नहीं पता। और बात है कि अगर वो खुद गलत राह पे तो आपको भी गुमराह ही करेगा। तो हमेशा सलाह ऐसे व्यक्ति से लो, जैसे अभी हाड़ा जी ने कहा कि आज आप चमक रहे हो, पर फिर भी सब लोग मेरी चमकती हुई सलाह थोड़ी लेंगे। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सब लोगों का तो मैं जूम सेशन में अवेयर नहीं कर सकता ना। कुछ लोगों को तो अस्पताल में भी बुलाना पड़ेगा ना इलाज करने के लिए। अगर ऑपरेशन ही नहीं करेंगे और सबको ही मैं ठीक कर दूंगा, तो फिर तो मैं खाली बैठा रहूंगा, रोज जूम पे ही सेशन लूंगा। तो ये जूम सेशन मेरा मकसद है बेसिकली उन लोगों के लिए जिनको मेरी बात समझ में नहीं आती, ताकि वो पैसे तैयार रखें और उनको एक अंदाजन खर्चा पता लग जाए कि भाई जब हार्ट की बीमारी होती है, हार्ट अटैक आता है, तो जेब में 3 से 4 लाख रुपए तैयार रखने होते हैं, अस्पताल जीवित पहुंचना पड़ता है, तभी डॉक्टर साहब बचा पाएंगे। तो जूम सेशन का मकसद आपको ठीक करना नहीं है, बल्कि आपको ये बताना है कि मैं एक हार्ट सर्जन हूं, और जब आपको बीमारी आए तो समय पे पहुंच जाइएगा, 3-4 लाख रुपए जेब में रख के, ताकि आपको बचाया जा सके। हाँ, ये अलग बात है कि परिवार को सुरक्षित करने का खर्चा भी 3 से 4 लाख ही बैठने वाला है। अब आपको किस तरफ जाना है ये आपको डिसाइड करना है, बट मैं आपको अस्पताल ही बुलाऊंगा। मेरा मकसद आपको ठीक करना नहीं है, केवल जानकारी देना है। तो अब आप देखो कि इंडिया के अंदर 10 लाख लोग जो है डायबिटिक हो चुके हैं, और पिछले 4 साल के अंदर ही 44% लोग शुगर के मरीज बन गए। तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में बीमारी बहुत ही तेजी से बढ़ी है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर हर व्यक्ति, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, वो हर कोई इसकी चपेट में आया है। अब इससे भी बुरी समस्या, जब आप शुगर के मरीज होते हो तो आप, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कि साहब हमने चाय पीनी बंद कर दी है, हमने शक्कर खानी बंद कर दी है, और अब मेरी जो शुगर है वो ठीक ठाक कंट्रोल आ रही है, और एक ही गोली खानी पड़ रही है, वो बहुत ही लो डोज में है, और मेरे डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल्ड है, और अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसने शायद अखबार में उसको ये नहीं पढ़ाया कि 75% शुगर के मरीज अपनी किडनी खराब कर लेते हैं कुछ सालों के अंदर अंदर। क्योंकि अगर उसे ये जानकारी पहले ही पता लग जाती तो वो शुगर की गोली खाने के बजाय वो रास्ता ढूंढता जहां पे उसकी शुगर को रिवर्स किया जा सके, ना कि गोली खा करके अपने जो मेंटल स्ट्रेस है उसको कम कर सके वो। क्योंकि आप अगर शुगर मरीज हो, गोलियां खा रहे हो, तो ये तय है, चाहे आपकी शुगर कितनी भी कंट्रोल हो, आप 10 साल के अंदर अंदर या तो हार्ट पेशेंट बन जाओगे, या किडनी पेशेंट बन जाओगे, या फिर आपको लकवा मारने की संभावनाएं हैं। क्योंकि शुगर जो है आपकी खून की नसों को धीरे धीरे दीमक की तरह चाट जाती है, और पूरी तरह खराब करके किसी न किसी अंग की ब्लड सप्लाई पूरी तरह काट देती है।
और जितने ज्यादातर लोग शुगर की बीमारी से मरते हैं, अगर आप उनका ब्लड टेस्ट कराओगे मरते टाइम, तो आपको पता लगेगा कि उनका ब्लड एसिडोटिक हो चुका होता है जिस समय वो मरने वाली कंडीशन में आते हैं, क्योंकि आपका पीएच रेगुलेशन सिस्टम, बफर सिस्टम भी शरीर का खराब हो चुका होता है। ये शुगर मरीज की विडंबना है। 20% शुगर के मरीज अंधे हो जाते हैं, किडनी डैमेज होती है, और नसें जो है वो खराब हो चुकी होती है, खून की नसें, दिमाग से नीचे सिस्टम को ले जाने वाली नसें। तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स खराब हो चुके होते हैं, आपके ब्लड सप्लाई खराब हो चुकी होती है, आप किडनी फेलियर के मरीज हो चुके होते हो, और आप अंधे हो चुके होते हो। इस जीवन में जीवन देखने, संसार देखने आए हो, लेकिन अगर अंधे ही हो गए, इतनी सुंदर आंखें देके भगवान ने भेजा था और आपने अपने कर्मों से उनको खराब कर लिया है, तो फिर इसका तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि ऊपर से जब ईश्वर शरीर बना के भेजता है, तो ज्यादातर लोगों को कोई बीमारी देके नहीं भेजता, वो आपको बिल्कुल बढ़िया भेजता है। आपके माँ बाप जो हैं आपको अच्छे पालते हैं, बीमारियां आप अपने जीवन में खुद लेकर के आते हो, तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बीमारियों को भी स्वयं ही ठीक करें। ठीक है, ये स्टडी बहुत बड़ा डेटा है। अगर अब भी आपको लगता है कि शुगर एक बहुत हल्की बीमारी है, तो आपको जगने की जरूरत है। 60% डायबिटिक जो टेस्ट किए गए, उनका कैंपों में पता चला कि वो डायबिटिक है। तो ये तो वो शुगर के मरीज हैं जिन पे स्टडी करी गई कि भाई इनको किडनी फेलियर भी होगा, इनकी नसें भी खराब होगी, इनको लकवा भी मारेगा, इनको ये सब समस्याएं भी होगी। लेकिन इससे बड़ी समस्या ये है कि 60% लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि उनकी शुगर बढ़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने अभी तक चेकअप ही नहीं करा, और अनजाने में जब वो किसी कैंप में चेक कराते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि उनको शुगर की बीमारी है। तो बीमारी से अनजान लोगों की संख्या तो और भी ज्यादा है। तो जब तक आपकी किडनी खराब होगी, आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपको शुगर थी और शुगर की वजह से किडनी खराब हो गई। जब आपको हार्ट अटैक आएगा और आप अस्पताल पहुंच करके आपके परिवार के किसी व्यक्ति को खो चुके होगे, तब आपको पता लगेगा कि इसको तो शुगर पहले से ही चल रही थी और शुगर की वजह से हार्ट की नसें खराब होके इसको हार्ट अटैक आया और ये मर गया। लकवा मार करके जब वो पैरालाइज हो जाएगा, जीवन भर के लिए बिस्तर पे लेट जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि भाई हमने चेकअप कराया नहीं था, इसलिए हमें पता ही नहीं था। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को शतुर्मुर्ग वाली बीमारी है कि जहां हम रेत में मुंह गाड़ करके सोच लेते हैं कि अब हमारा कोई भी शिकार नहीं करने वाला। जब कोई भी बीमारी आपके सामने आ रही है, तो शतुर्मुर्ग की तरह रेत में मुंह ढकने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बीमारी को जब तक देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आप उसे ठीक भी नहीं कर सकते। जब शरीर खराब होने लगता है, आपको शुगर हो गया, आपको बीपी हो गया, मैं हमेशा कहता हूं कि बीपी की जो बीमारी है वो आपके शरीर के आगे की बीमारी की पहली सीढ़ी है। अगर आपको हार्ट अटैक आने वाला है, तो पहली सीढ़ी ब्लड प्रेशर है। अगर आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट भी कर रहा है, हाई नॉर्मल भी है, 130 140 की रेंज में टच भी कर रहा है, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, गोलियां भी नहीं खानी पड़ रही, लेकिन आपको एक इंडिकेशन दे चुका है ऊपर वाला कि आपकी खून की नसें हार्ड टाइट हो चुकी है। भगवान ने इन्हें फ्लेक्सिबल बनाया है तब जब आपका हार्ट पंप करे और इनमें से खून का दौरा जाए, तो ये चौड़ी हो, ये वापस से सिकुड़े, और इसी पंपिंग मैकेनिज्म पे आपकी खून की नसें काम करती है। आपका पूरा शरीर इलास्टिक स्ट्रक्चर का है, ये खिंच सकता है, ये छोटा हो सकता है, आपकी मांसपेशियां, मसल सब इलास्टिक स्ट्रक्चर की हैं। ठीक है, तो ऐसी आपकी खून की नसें भी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ ये हार्ड होने लग जाती है, इनकी परतें खराब होने लग जाती है, वो चाहे आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हो रही हो, आपके शुगर की वजह से हो रही हो, आपके खराब खान पान की वजह से हो रही हो, वो सब चीजें जब आपकी खून की नसों को टाइट करने लग जाती है, तो ब्लड जब इनसे फ्लो करता है, वो प्रेशर जनरेट करता है, और उस प्रेशर की वजह से आपका जो बीपी है वो ज्यादा आने लग जाता है। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है आर्टरी में, धीरे धीरे इसमें मतलब जो चोट लगने लग जाती है, गड्ढे हो जाते हैं, वो हमारी इंडिया की सड़कों की तरह हो जाते हैं। और जब उनमें से कार चलती है, तो वो धीरे धीरे टायर खराब करने लग जाती है, वहां कैल्शियम जमा होने लग जाता है, फिर धीरे धीरे वो नस फट जाती है, वो हिस्सा फटता है, वहां पे खून का थक्का जमता है, और आपको हार्ट अटैक आ जाता है। तो हमें कब चेतने की जरूरत है? जब हमें पता लगा कि हमारी शुगर थोड़ी सी ज्यादा आ रही है या हमारा बीपी ज्यादा आ रहा है। अगर उस समय भी आप चेत जाओगे, तो भी आप जीवन में किसी बड़ी मुसीबत से बच सकते हो। लेकिन अभी इस समय लोग क्या कहते हैं, अरे मेरे पास तो मरने की फुर्सत भी नहीं है। हाँ, तो सही बात है, आपके पास मरने की फुर्सत भी नहीं है, और बाद में आपके परिवार वालों के पास फुर्सत ही फुर्सत होगी जब आप मर जाओगे, क्योंकि उनके ऊपर से एक बोझ हट जाएगा, है ना। तो फुर्सत आपको निकालनी पड़ेगी आपके शरीर को सही करने के लिए। तो ये आप देख रहे हो एरो की तरफ से, कि जब आपकी नसें हार्ड हो जाती है और इसमें से खून का दौरा गुजर रहा होता है,
तो प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट होता है आपकी खून की नसों पे, और जहां कहीं भी आपका कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, वो नसें जब फटती है तो खून का थक्का अचानक से खून की नसों में जमा होता है, और जैसे ही आपकी खून की नस ब्लॉक होती है, चाहे वो आपकी ब्रेन की हो, चाहे आपके हार्ट की हो, अचानक से वो खून का दौरा बंद होते ही आपको अटैक आता है और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं ऑन स्पॉट। जो किस्मत वाले लोग हैं, वो अस्पताल पहुँच जाते हैं, वो 50% मरीज़ होते हैं, और जो 50% मरीज़ नहीं पहुँच पाते, वो ऊपर चले जाते हैं, और अगर उन्होंने मेरा सेशन सुना होता है, तो घर वालों को बहुत दुःख होता है कि काश हमने डॉक्टर साहब की बात मान ली होती या उनके सेशन को ढंग से समझ लिया होता, तो आज हमारे परिवार के एक सदस्य को हम बचा पाते, और उन्हें ये भी पता होता कि हमें कौन से हॉस्पिटल में, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, ताकि अगर मरीज़ खराब स्थिति में भी पहुँचा है, तो ऑपरेशन करके उसको बचाया जा सके। ठीक है? अब ये सब बीमारियाँ क्यों होती है? अभी जो मैंने आपको अखबार में कटिंग पढ़ाई, उसमें लिखा था कि हवा जो है, वो दूषित हो गई है, और दूषित हवा के कारण भी आपको हार्ट अटैक आ रहा है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं सड़ने वाली क्रियाओं से। आपकी खून की नसें सड़ रही है, खराब हो गई, अब उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई। आपकी किडनी के जो सेल हैं, जो कोशिकाएँ हैं, वो सड़ने लग गई, खराब हो गई, अब उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया, फ़िल्ट्रेशन खत्म कर दिया। आपके पैंक्रियाज़ खराब हो गए, इंसुलिन बनाना बंद किया, शुगर आ गई। थायरॉइड की कोशिकाएँ खराब हो गई, कोशिकाएँ खराब होते ही क्या हुआ उसके अंदर, अ, जो थायरॉक्सिन हार्मोन बन रहा था, वो बनना बंद हो गया, अब आपको थायरॉइड की बीमारी आ गई। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि रिसर्च हो चुकी है, जहाँ ये सिद्ध कर दिया गया है कि आपकी कोशिकाएँ कभी मरती नहीं हैं, वो केवल काम करना बंद हो गई और उनको जीवित किया जा सकता है। तो आप इन सब बीमारियों को जो है रिवर्स कर सकते हो, बशर्ते आपकी कोशिकाएँ वापस से सही हो जाएँ। तो दिन-ब-दिन चाहे आपकी वो खराब हवा हो, खराब पानी हो, खराब भोजन हो, आपकी लाइफ़ का स्ट्रेस हो, आपकी नींद पूरी नहीं होती, वो सब आपकी कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती है, और जैसे कटा हुआ सेब सड़ जाता है, वैसे ही आपका शरीर खुला हुआ है पूरे वातावरण के लिए, वो कोशिकाएँ खराब होने पे काम करना बंद कर देती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द घूम रही है। वो पानी में घुले हुए हेवी मेटल्स हो सकते हैं, वो हमारे खाने में घुले हुए हेवी मेटल्स हो सकते हैं, वो पेस्टिसाइड हो सकते हैं, आपका फास्ट फूड हो सकता है, आपका खराब खान-पीन हो सकता है ना? यूवी रेडिएशन हो सकती है, आप टेंशन में दिन भर बैठे रहते हो, वर्क फ्रॉम होम में दिन भर मोबाइल पे बैठे रहते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकती है, आयनाइजिंग रेडिएशन हो सकती है, सिगरेट पीना हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है। ये सब आपकी कोशिकाओं में स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, जिससे आपका डीएनए चेंज होता है, और डीएनए चेंज होने के साथ ही आपकी कोशिकाओं के काम करने का तरीका चेंज हो जाता है, और वो जब गलत तरीके से काम करती हैं, तो वो या तो किसी बीमारी को अंजाम देती है या कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अगर आप इस स्लाइड को समझ गए हो, तो आपको केवल ये समझना है कि पहली चीज़ तो ये है कि इन सब चीज़ों को जीवन से अगर हम हटा देते हैं, तो भी हमारे जो सेल हैं, उसपे से हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म कर देंगे। तो यहाँ इलैबोरेट में लिखा हुआ है अल्कोहल, पेस्टिसाइड, टॉक्सिन्स, फ्रूट, वेजिटेबल के पेस्टिसाइड, है ना? कम फल-सब्जी खाना, है ना? जितने भी हमारे पानी में घुले हुए कंटामिनेंट हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज़ करना, कम एक्सरसाइज़ करना, बिल्कुल भी कोई क्रिया नहीं करना भी आपकी कोशिकाओं को खराब करती है, और आवश्यकता से अधिक एक्सरसाइज़ करना और उतना भोजन शरीर को नहीं देना, लैक ऑफ गुड न्यूट्रिशन, ये भी आपको बीमारियाँ पैदा करता है, एक्सेसिव स्ट्रेस पैदा करता है, एयर एंड वाटर पॉल्यूटेंट्स, हवा और पानी में मिली हुई गंदगियाँ, मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट, दवाइयाँ, और जिसे आप ट्रीटमेंट समझ रहे हो, वो भी धीरे-धीरे आपको मार ही रहा है। क्योंकि कोई भी दवाई जब आप लेते हो, तो आपकी कोशिकाओं में वो कुछ परिवर्तन लाता है ज़ोर-ज़बरदस्ती से, और उस ज़ोर-ज़बरदस्ती में आपकी एक बीमारी तो ठीक होती है, आपके सिम्पटम तो ठीक होते हैं, लेकिन एक नई बीमारी का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो काम आपने किया है, वो सही नहीं था, प्रकृति नहीं चाहती थी कि ऐसे हो। तो जब आप लंबे समय किसी भी ट्रीटमेंट को लेते हो, साल, 2 साल, 5 साल, तो आप खुद एक नई बीमारी को पैदा कर लेते हो अपने शरीर के अंदर। हम प्रकृति के बीच में हैं, इंसान जो है प्रकृति के बीच में है। जब हम पानी पीते हैं, चाहे हम हवा सूँघते हैं, चाहे हम सूरज की रोशनी लेते हैं, चाहे हमारी ये फैक्ट्रियों का धुआँ हम सूँघते हैं, चाहे वो किसान का दिया हुआ पेस्टिसाइड केमिकल है, वो चाहे खाने से आ रहा है, चाहे वो पानी में घुल के आ रहा है, नदी में बह के आ रहा है, सब कुछ मिलके हमारे ही बीच में, हमारे शरीर में इकट्ठा हो रहा है। और जब ये परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, जब इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो जैसे आपने वो एक टीवी सीरियल देखा होगा जिसमें वो विष कन्याएँ विष माँगता था, वो पता नहीं, चंद्रकांता सीरियल। चंद्रकांता में और विष लेने से आप विष मानव नहीं बन जाओगे, आप मर जाओगे। क्योंकि आपके शरीर को उस विष पे जीवित रहने के लिए ज़्यादा समय के लिए बनाया नहीं गया है।
और जब ये टॉक्सिन्स आपके शरीर में इकट्ठे होंगे और आपको कोई बीमारी आती है तो आपका शरीर उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, और इसीलिए 44% लोग ड्रग रेजिस्टेंट हो चुके हैं और दवाइयां उन पे काम नहीं करती। अक्सर आप लोगों को सुनोगे तो पुराने लोग ये कहते हैं कि हमारे जमाने में तो सर्दी जुकाम 2 दिन में ठीक हो जाया करता था और अब 15-15 दिन तक ठीक नहीं होता। उसका कारण ये है कि आपकी कोशिकाएं स्ट्रेस में इतनी खराब हो चुकी हैं कि अब उनमें वो शक्ति नहीं है कि वो 2 से 3 दिन में आपको ठीक कर सके। और जब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो आपकी कोशिकाएं काली खराब हो जाती है, और मैं अक्सर कहता हूं कि रसगुल्ला देखने में बहुत अच्छा दिखता है और जला हुआ गुलाब जामुन कोई भी नहीं खाना चाहता। तो आप अपनी कोशिकाओं को जब अंदर से गुलाब जामुन, मतलब वो भी वो गुलाब जामुन जो घर पे बनाया गया है, जो सख्त हो गया है, जिसमें चाशनी अंदर नहीं जा रही है, कैसे अपने मेहमानों को परोस सकते हो? है ना? तो आपका शरीर ऐसी कोशिकाएं बना चुका है जो अब काम करना बंद हो चुकी है। तो जितने भी, जब हमारे शरीर में ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ऑक्सीडेंट्स जो हम ले रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो हम लेते हैं, इसका बैलेंस बिगड़ता है तो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। इससे आपका फैट खराब होता है, ब्लड की लाइनिंग खराब होती है, सेल्स की लाइनें खराब होने लगती है, आपका इम्यून सिस्टम एब्नॉर्मल तरीके से काम करता है। लोग कहते हैं ना कि यार इसकी तो इम्यूनिटी कम हो गई है, या इसको ऑटो इम्यून बीमारी हो गई, इसलिए इसको सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया, इसको आर्थराइटिस हो गया, क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ काम कर रहा है। इसको तो गेहूं से एलर्जी हो गई, इसको तो मूंगफली से एलर्जी हो गई। आपका इम्यून सेल एक्टिवेटेड हो गया है क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ गया है और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा जो है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से ये एलर्जी के इश्यूज आए हैं। वरना आप मूंगफली के लिए, गेहूं के लिए, किसी के लिए भी एलर्जिक नहीं होने वाले। और ये जब आपकी कोशिकाओं में स्ट्रक्चरल रीमॉडलिंग करता है, मतलब कोशिकाओं की बनावट को चेंज करता है, उसमें सूजन आने लगती है, और जब वो सूजन आती है तो कोशिकाएं खराब होकर अपना काम करना बंद कर देती है। अब हमें इस साइकिल को बस रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है और आप अपने शरीर को सही कर सकते हो। मतलब सूजन को हमें कम करना है, जो स्ट्रक्चर रीमॉडलिंग से आपके कोशिकाएं खराब हुई है उसको वापस से सुधारना है, आपकी इम्यूनिटी को वापस से इंप्रूव करना है, आपकी जो कोशिकाएं डैमेज हो गई है उनको रिपेयर करना है। तो लिपिड जो खराब हो गया, कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो गया, उसको आप सही कर सकते हो। और ये होगा जब तराजू की दूसरी साइड, मतलब जब एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा आपके शरीर में कम है, आप उसको बढ़ाओगे, आपके शरीर में उसको एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाओगे, तो अपने आप ये बीमारियां जो है वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मैं अभी एक लिटरेचर पढ़ रहा था जिसमें नीट पीजी का एग्जाम जो होता है, पीजी का एग्जाम, यूजी का नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एग्जाम होता है, उसमें एक सवाल आता है कि विच इज द मतलब मोस्ट एक्सेप्टेड कंसेप्ट ऑफ कैंसर जनरेशन, मतलब वो कौन सी थ्योरी है जिसे सबसे ज्यादा अभी तक एक्सेप्ट किया गया है इस कारणों में कि कैंसर क्यों आता है। और वो थ्योरी जो है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस थ्योरी। ये नीट पीजी का एग्जाम है। मतलब आपकी कैंसर की कोशिकाओं में जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है तब वो कैंसर की कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। ये पीजी के एंट्रेंस एग्जाम में वो जो है वो सिलेक्शन है 4 में से, ये सही चॉइस है। मतलब ये अभी तक की सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है। बाकी जितनी भी थ्योरी हैं कि भाई ये ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, वो सब थ्योरीज हैं पीछे की तरफ। लेकिन ये प्रूवन है कि इस तरीके से ही कैंसर सेल में कन्वर्जन होता है आपके सेल्स का। और सिर्फ कैंसर सेल नहीं, बाकी शरीर की जितनी भी कोशिकाएं खराब हो रही है वो इसीलिए खराब हो रही है क्योंकि उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आने की वजह से उनका काम करना बंद हो गया। तो चाहे वो आपकी बीमारी पार्किंसोनिज्म की हो, चाहे वो लकवा मारने की बीमारी हो, चाहे आप बूढ़े जल्दी हो रहे हो, आपको मतलब आपकी इम्यूनिटी कम हो गई हो, इनफर्टिलिटी आ गई हो। बच्चा करने के लिए हम लैब में बच्चा पैदा करा रहे हैं, पहले बच्चे रोकने पड़ते थे, अब बच्चे लैब में करा रहे हैं। और इतने शानदार ऐड आते हैं इनफर्टिलिटी के, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। 10-10, 20-20 लाख खर्च कर दिए। 20 लाख खर्च होने के बाद भी फिर वो अल्टीमेटली कहते हैं यार अब तो बच्चा नहीं हो सकता, बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। और उन लोगों ने अपने शरीर को सुधारने पे ध्यान नहीं दिया। कहते हैं कि जब तक एक माँ का गर्भ बच्चे को रिटेन करने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक उसमें बच्चा लग नहीं सकता। और अगर वो आधा अधूरा तैयार है तो बच्चा लग के 3 से 4 महीने में गिर जाएगा, मतलब अबॉर्शन हो जाएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, भगवान ने ऐसा बनाया है। तो आपको अगर बच्चा चाहिए तो आपके अपने बच्चेदानी को उतना मजबूत करना पड़ेगा कि उसमें बच्चा रुक सके। तो आपको इनफर्टिलिटी में केवल अपने यूट्रस की स्ट्रेंथ और बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की आवश्यकता है। और ये पार्ट केवल फीमेल का नहीं है, मेल का भी है, क्योंकि मेल वो डोनर है जहां से बच्चे की शुरुआत होगी। लोग सिगरेटें पी रहे हैं, रात भर दारू पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं और आईवीएफ करा रहे हैं। अरे आईवीएफ वाला आपको बोलेगा थोड़ी आप अपना शरीर सुधारो, बच्चा अपने आप लग जाएगा।
क्योंकि वो अगर आपका शरीर सुधारने लग गया तो उसके सेंटर में कोई भी नहीं आएगा। वो आपको एक नकली होप दे रहा है कि हाँ मैं बच्चा अंदर डाल दूंगा, अरे वो आपका यूट्रस तैयार ही नहीं है, वो लेगा ही नहीं, वो अबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने देखे हैं लोग आईवीएफ कराते हैं, 10-10 बार अबॉर्शन हो गए, पर फिर भी लगे, जेब में पैसा ही खूब पड़ा है। और जब पैसा खत्म हो जाता है तो फिर बोलते हैं यार बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन वो इस 20-25 लाख में अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए 3-4 लाख का बजट भी नहीं निकाल पाते। वो शरीर को स्वस्थ करने में खर्चा नहीं करना चाहते, बीमारियों में, दवाइयों में और टेक्निक्स में खर्चा करने में उनको खुशी होती है, क्योंकि उनको लोगों को बताने में खुशी होती है कि हम उस सेंटर पे गए थे, हमने वहां 5 लाख रुपए दिए, हम तो वहां मुंबई गए थे, वहां 10 लाख रुपए हमने दिए थे। अभी रिसेंटली मैं एक डॉक्टर से मिला, मतलब मुझे वो बड़े शान से अपनी कहानी सुना रहा था, और मैं मन ही मन कह रहा था, मैंने कहा कैसा पागल परिवार है। और स्टोरी कुछ ऐसी है, वाइफ को प्रॉब्लम्स हैं काफी सारी, खाने पीने को लेकर के इश्यूज आ रहे हैं, गट रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है, बॉडी डाउनग्रेड हो चुकी है, बॉडी में काफी स्ट्रेस पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से मल्टीपल प्रॉब्लम्स जनरेट होती जा रही हैं। टेस्ट कराए, कोटा सिटी के डॉक्टरों को भी दिखाया, आसपास जयपुर तक भी दिखाया, दिल्ली भी दिखाया, और जिसको जो पॉसिबल है दिखाया, और डॉक्टर्स की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जैसे भी मेडिकल मैनेजमेंट करते थे, आराम आता था, फिर खराब हो जाता था, फिर अगले लेवल के डॉक्टर को दिखाते थे, फिर वो और दवाइयां लिखता था, और थोड़ा आराम आता था, फिर बीमारी वहीं पहुंच जाती थी। लेकिन इतने समय में कभी भी ना शरीर सुधारने की बात करी गई, ना खान पीन को चेंज करने की बात करी गई। जिस खाने से प्रॉब्लम होती थी उसको खाना छोड़ दिया जाता था। ठीक है ना। यूं मान लो किसी खाने के लिए एलर्जिक हो गए, गेहूं से एलर्जिक हो गए, गेहूं छोड़ दिया, थोड़े दिन बाद पता लगा कि मक्का खाने में पेट भारी हो रहा है, मक्का खाना छोड़ दी। ये सब चीजों का हम एडजस्टमेंट करते चले गए, और बॉडी हमने सुधारी नहीं, हम दवाइयां खा खा के बस एडजस्ट करे जा रहे हैं कि अब इस दवाई से आराम आने लगे तो इसको खा लेते हैं, इसके साथ खाना खा लेंगे, ये कर लेंगे तो बॉडी सही चलेगी। फिर वो गए, बॉम्बे गए, बड़ी जगह गए, फ्लाइट के खर्चे भी लगाए उन्होंने, और जिस जांच जो जांच 5,000 में हो सकती है उसके 50-50 हजार दिए। और मतलब उन्हें गिनाने में खुशी हो रही है कि हम इतने लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, हम बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा चुके हैं, उसने ये लिखा, हम ये टेस्ट करा चुके हैं, इतने बड़े बड़े अस्पताल में होकर के आ गए, पर अब थोड़ी सी प्रॉब्लम में ठीक दिखती है, बट ठीक है। और 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, हर बार वो यही गिनाते कि हमने किसी बड़े अस्पताल जाके कितना खर्चा किया। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि 3 साल 4 साल में लाखों रुपए खर्च करके भी अभी तक बीमारी ठीक कहाँ हुई, और वो वही टेस्ट बार बार कराए जा रहे हैं, वही इलाज बार बार लिए जा रहे हैं, बस अस्पताल और डॉक्टर चेंज कर रहे हैं। उन्हें तरीका बदलने की आवश्यकता है, ये समझने की जरूरत है, और ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। वो अपने अस्पताल बदल रहे हैं, अपने डॉक्टर बदल रहे हैं, अपनी दवाइयां बदल रहे हैं, लेकिन तरीका नहीं बदल रहे। आपको केवल तरीका बदलना है, और तरीका बदलते ही आपका शरीर जैसे ही सही होने लगेगा, आप शरीर को अंदरूनी रूप से सही करोगे, आपकी बीमारियां, ज्यादातर बीमारियां आपकी अपने आप ही ठीक होने लग जाएगी। और जब हम बात करते हैं शरीर को ठीक करने की, मैं हमेशा कहता हूं कि आप जाते हो हेल्थ ड्रिंक्स की तरफ, प्रोटीन शेक्स की तरफ, बिना ये जाने कि उनके ऊपर वार्निंग्स लिखी हुई है कि इनको खाने से भी आपको बीमारियां आ रही है, क्योंकि हम उनका कंटेंट पढ़ते ही नहीं। जिम में जाने वाले लोग प्रोटीन शेक लेते हैं, स्टीरॉइड्स लेते हैं, स्टीरॉइड की वजह से खून गाढ़ा होता है, हार्ट अटैक से मरते हैं। इनफर फीमेल्स के पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, वो हार्मोन थेरेपी पे जाती है, दवाइयां खाना स्टार्ट करती है पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए। 6 महीने में खून गाढ़ा हो जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है, खून क्योंकि खून गाढ़ा हो चुका है, और खून गाढ़ा होकर के हार्ट या ब्रेन में जम जाता है, और लकवा मार जाता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, मुझे फॉलो करोगे, तो मैंने उस पे एक वीडियो बना करके डाला था, एक लेडी का जिसके हाथ में गैंग्रीन, मतलब खून की सप्लाई बंद होने से हाथ की उंगलियां नीली हो गई थी। ठीक है, फिर दवाइयां दी गई, उसकी हिस्ट्री सिर्फ इतनी सी थी कि उसके पीरियड्स इरेगुलर थे, वो डायबिटिक है, जो लंबे समय से इंसुलिन ले रही है। डायबिटीज की वजह से धीरे धीरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ गए, उस हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो गए, रेगुलर ब्लीडिंग होने लगी 10-15 दिन में। उसके लिए उसने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ली, प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां खानी स्टार्ट करी, 1 साल तक प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां खाई, जिससे खून गाढ़ा हो गया, खून गाढ़ा होकर के हाथ में जम गया, उंगलियां नीली पड़ गई। साइकिल स्टार्ट हुई सिंपल डायबिटीज से, हार्मोनल प्रॉब्लम्स डेवलप हो गई, उसके बाद पीरियड्स इरेगुलर हो गए, उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन लिया, खून गाढ़ा हो गया, हाथ की उंगलियां खराब हो गई। अल्टीमेटली एक उंगली आधी काटनी पड़ी है, किस्मत से बाकी हाथ उसका बच गया दवाइयां देने से। एक चीज जो सिंपल आपके शरीर खराब करने की वजह से स्टार्ट हुई थी, और वो कहां तक पहुंच गई। और मुझे पता है कि वो लेडी किसी दिन लकवे या हार्ट अटैक से जाएगी, लेकिन हर बार जब भी मिलती है मैं उसको उम्मीद जगाता हूं कि आप ये दवाइयां खाते रहो, आपका जीवन ठीक चलता रहेगा। मुझे पता है नहीं चलेगा।
मैं क्यों उससे शरीर सही करने की बात नहीं करता? क्योंकि मुझे दिखता ही नहीं कि ये महिला करना चाहती है। मुझे दिखता ही नहीं कि उसका पति कुछ करना चाहता है, तो उससे बात करके भी क्या फ़ायदा? मैं अपनी एनर्जी वहाँ लगाऊँ जहाँ लोग सुनना चाहते हैं। इसलिए मैंने सेशन के शुरू में कहा था कि जो मुझे बार-बार म्यूट कर रहा हो, वो यहाँ से छोड़ के जा सकता है। ठीक है? तो ये सेशन उन्हीं के लिए है जो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैं यही बोलता हूँ कि भई क्या है, आप बात सुन लोगे, समझोगे नहीं। समझ लोगे तो उस पे अमल नहीं करोगे और अमल करने की नौबत भी आ गई कि ठीक है कर लेते हैं, तो आपका कोई अड़ोसी-पड़ोसी आ जाएगा जो आपको मेरे से ज़्यादा भारी नॉलेज दे जाएगा, फिर आप पीछे हट जाओगे। मुझे ये पता नहीं कि जिन लोगों के घरों में खुद बीमार लोग बैठे हुए हैं, जो सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, उनके घर में खुद बीमारी से आदमी मर गया, हम ऐसे व्यक्ति, ऐसे परिवार की सलाह कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? जो आदमी खुद शुगर की गोलियाँ खा रहा है, हम उससे कैसे सलाह ले सकते हैं कि शुगर कैसे कंट्रोल करें? हम कैसे भरोसा कर लेते हैं ऐसे लोगों पे? समझ में ही नहीं आता। उसने आपको कोई भी चटनी चूरण बता दिया, कोई भी फ़ॉर्मूला बता दिया और आप आज़मा रहे हो कि इससे मेरी शुगर कंट्रोल हो रही है, कि भैया शुगर की गोलियाँ खा रहा है, हाँ, खा रहा हूँ ना डोज़ कम है। अरे तो खा ही क्यों रहा है भैया? छूटनी चाहिए थी ना, तब तो मैं तेरी सलाह मानूँ। पता नहीं हम कैसे फ़ॉलो करते हैं। काला आदमी दिख रहा है, शक्ल देखने लायक नहीं है, मुँह पे फोड़े-फुंसी हो रहे हैं और हम उससे पूछ रहे पिंपल्स का क्या इलाज है? अरे वो क्या बताएगा? उसने खुद की शक्ल ठीक नहीं कर रखी और वो अपने रिसर्च बता रहा है कि मैंने क्या-क्या कर लिया। तो बीमारियाँ बढ़ती है ना? हम अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं करते और फिर दवाइयाँ लेना स्टार्ट होते हैं, फिर कुछ दवाइयाँ खा के लोग मर जाते हैं, फिर हम सरकार के माथे चढ़ते हैं, डॉक्टरों के माथे चढ़ते हैं कि इन्होंने ज़हरीले कफ सिरप लिख दिए इसलिए मर गए, डोज़ ज़्यादा दे दी। अरे मर गया ना, अब तो आपके परिवार का गया बच्चा। अब आप किसी पे भी केस करो, सरकार के माथे पटको, अखबारबाज़ी करो, आपके घर का सदस्य वापस नहीं आने वाला क्योंकि जीवन का रास्ता आपने गलत चुना था। आपने चुना था कि मेरे परिवार में सब दवाइयों से ही ठीक होंगे। मैं जैसे कि आपको बता रहा था एंटीबायोटिक्स आपने चुने, आपने रास्ता चुना, इसलिए रेजिस्टेंस डेवलप हुई, इसलिए अब दवाइयाँ काम नहीं कर रही। कारण है कि हम अपने शरीर की फिटनेस और हेल्थ को सही ढंग से समझ ही नहीं पाए अभी तक। हम किसी भी जिम में बॉडी बिल्डर को देखते हैं तो हमेशा कहते हैं कि यार कितना फिट दिखता है, लेकिन क्या वो अंदर से सही है? क्योंकि अगर वो अंदर से सही होता तो 32 साल की उम्र में सतनाम कट्टर, जिसको हम बाइसेप्स मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, 14 इंच की बाइसेप्स जिसको थी, वो हार्ट अटैक से नहीं मरता। क्योंकि फिटनेस के क्राइटेरिया में वो सबसे फिट आदमी है इंडिया के अंदर, जिसकी सबसे बड़ी बाइसेप्स थी। वो 32 साल की उम्र में हार्ट अटैक से चले गए। क्योंकि वो दिखता फिट था, लेकिन वो हेल्दी नहीं था। हेल्दी होने के लिए आपको अंदर से सही होना पड़ेगा और अंदर से आपका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो खत्म होगा तभी आप सही होगे। उसके लिए साफ हवा, साफ पानी, साफ खाना, है ना? अच्छी नींद और थोड़ी एक्सरसाइज इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, तभी आपकी उम्र लंबी होगी, तभी आप बीमारियों से मुक्त हो पाओगे, तभी आपकी दवाइयाँ जो है वो बंद कर पाओगे आप या आपके जीवन में बीमारी आने से रोक पाओगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके शरीर के जो 5 तत्व हैं, आप इनको सही कीजिए, है ना? और इनको बहुत आसानी से सही किया जा सकता है, बस इनको केवल समझने की ज़रूरत है कि अग्नि, आकाश केवल आपके मेडिटेशन, अच्छी नींद लेने से, एक्सरसाइज करने से, पानी केवल साफ पानी पीने से, एक सही पानी पीने से, गंगा जल समान पानी पीने से, पृथ्वी तत्व 12% केवल आपके साफ-सुथरा भोजन करने से, सही भोजन करने से, केवल साफ-सुथरा भोजन नहीं, सही भोजन करने से और साफ हवा सूँघने से, जब आप अपने शरीर के पाँचों तत्वों को सही कर लोगे, तो अपने आप ही आपका शरीर अंदर से साफ हो जाएगा और बीमारियाँ भी दूर चली जाएगी। अभी आप लोगों ने अपने शरीर को इस टेबल की तरह बना रखा है, जिसके 3 पहिए तो आपको मजबूत लग रहे हैं। और इसी पे आपका जीवन टिका हुआ है, लेकिन जो चौथा पाया है वो गायब है और जैसे ही इस टेबल के ऊपर कोई खड़ा होता है या कोई बीमारी आके इसके ऊपर चढ़ती है, टेबल खट से नीचे गिर जाता है। तो आपको चारों पाए मजबूत करने पड़ेंगे अपने हेल्थ के सारे पिलर्स, ऑल पिलर्स, तभी जाकर के आपका टेबल जो है, आपका जो शरीर है वो मजबूत हो पाएगा और आप बीमारियों से बच पाओगे। जब भी बीमारी आएगी, आप उससे लड़ पाओगे। किसी ने भी आज दिन तक नहीं सोचा कि कोरोना जब आया तो बहुत लोग मरे, लेकिन जब कोरोना आया तो सब नहीं मरे। तो जो लोग नहीं मरे, उनके शरीर में ऐसा क्या था कि वो बच गए? आपको केवल शरीर वैसा बनाना है कि जब दोबारा कोरोना आए, दोबारा कोई वायरस आए, दोबारा कोई बीमारी आए, तो आप उन लोगों की कैटेगरी में हो जो बच सके। मैं बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मैं जब एमबीबीएस में गया, एमबीबीएस मतलब जब हम 12th करके जाते हैं यूजुअली, अगर आप अच्छे कॉलेज में गए हो, तो वहाँ जाके आपको पता लगेगा कि आपके साथ जितने भी लोग वहाँ आए हैं डिग्री करने, वो सभी अपने स्कूल के टॉपर हैं। अभी तक आपका मुकाबला किनसे चल रहा था? अपनी क्लास के उन बच्चों से जिनमें कोई एवरेज भी है, जो कोई लो मीडियोकर भी है, इनसे चल रहा था। जब मैं एमबीबीएस करने पहुँचा अपने कॉलेज में, तो मैंने देखा कि मेरे उम्र के जितने भी लोग हैं,
वहां लड़के लड़कियां पढ़ने आए हैं, हर आदमी 30 मार्क है और अपने स्कूल का टॉपर है, और नॉलेज में एक से एक शार्प और पढ़ने में एक से एक शार्प। मैं मद्रास मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करी, इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में आता है, रैंकिंग में टॉप 5 कॉलेजेस में आता है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, एम्स, मद्रास मेडिकल कॉलेज, ये इंडिया के तीन तीन टॉप 3 मेडिकल कॉलेजेस में से आते हैं, और वर्ल्ड के भी टॉप 50 कॉलेजेस के अंदर ये कॉलेज स्टैंड करते हैं। तो मैं जब वहां गया तो सब एक से एक 30 मार्क का बच्चे थे। एग्जाम दिया मैंने एमबीबीएस का, बड़ा मुश्किल होता है, फर्स्ट ईयर के अंदर हालत खराब हो जाती है, आधे बच्चों की छटनी हो जाती है, फेल हो जाते हैं। हम जनरल कैटेगरी से गए थे, ठीक है। तो आपको 100 में से 50% मार्क लाने ही पड़ेंगे। पहले तो सब्जेक्ट चेंज हो गया, बहुत टफ पढ़ाई, बहुत टफ, और 50% मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स हैं। अगर आप नहीं लाए तो आप फेल हो जाओगे और पीछे चले जाओगे। तो साल के एंड तक हमें यह समझ में आया कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो अब हमारा मकसद क्लास टॉप करना नहीं होना चाहिए, हमें वो 50% बच्चों में नहीं आना जो फेल हो रहे हैं। तो मैं बीमारी के लिए भी हमेशा ये कहता हूं कि अगर लोग किसी बीमारी से मर रहे हैं, तो जो परसेंटेज ऑफ लोग बीमारी से मर रहे हैं, आप उस परसेंटेज में आने से बचिए। तो वो मत कीजिए जो वो लोग कर रहे हैं, आप वो करिए जो लोग बच रहे हैं और कर रहे हैं। तो आपको जिन लोगों को बीमारी नहीं है, ये जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, जो लोग जीवन में अच्छा कर रहे हैं, ये जिन्होंने अपनी बीमारियों पे मतलब जो अपनी मंजिल पा चुके हैं, उनको आप फॉलो कीजिए। एक बंदा अपना टेस्टिमोनियल देता है कि मैंने अपनी लाइफस्टाइल ऐसे बदली, मैंने खाने में ये बदला, मैंने इनको फॉलो किया, मैंने पानी में ये बदलाव किया। उसके टेस्टिमोनियल को सुन के भी हमें बात समझ में नहीं आ रही कि उसने शुगर सही कर ली। हम फिर भी उस परसेंटेज में जाकर के शामिल हो रहे हैं जहां मरने वालों की संख्या है। तो आपका एग्जाम में फेल होना यानी मरना तय है, क्योंकि आपने उस परसेंटेज को चुना है जो कंफर्टेबल जोन में है, जो लीग को फॉलो कर रही है। तो अगर आपको अपने पिलर्स को मजबूत करना है, तो आपको सही चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, और जब तक सारे पिलर मजबूत नहीं होंगे, तब तक आप बिल्कुल सेफ जोन में नहीं आ सकते। आपके घर के जब तक सारे खिड़की दरवाजे मजबूत नहीं है, बीमारी किसी भी दरवाजे से आ सकती है, इसलिए सब खिड़की दरवाजे मजबूत करने पड़ेंगे। और आपके घर की घंटी कभी भी यमदूत घंटी बजा के नहीं आएगा। वो जब भी घर में घुसेगा, आएगा, गेट के लात मारेगा, और जिसको उठा के ले जाना है वो लेके चल जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे घर पे तो सामने गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, यमराज जब भी आएंगे एक बार घंटी बजाएंगे, वो बोलेंगे कि भैया मैं लेके जा रहा हूँ, अब भी तेरे पास मौका है, तू कुछ कर ले अपने जीवन में, तो ऐसी कोई वार्निंग आपको नहीं मिलने वाली। और अगर मिलने वाली होती तो आज की डेट में 20-30 साल के बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से नहीं मर रहे होते, लकवे से नहीं जा रहे होते, या उनको कैंसर की बीमारी नहीं आ रही होती। जब शरीर के निर्माण की हम बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग बस फिटनेस की बात करते हैं, एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, जबकि आपका शरीर 80% आपके शरीर में अंदर जो आपने डाला है, जिसे हम डाइट कहते हैं, उससे उसका निर्माण होता है। तो आप पहले अपने 80% को सेव करो, और जब आप इसको सेव कर लो, तब आप 20% पे काम करना। क्योंकि कई लोगों की शिकायत होती है कि मेरे पास समय ही नहीं है पैदल चलने का, घूमने का, जिम जाने का, एक्सरसाइज करने का। तो भैया वो तो 20% ही पार्ट है, 80% तो आपका अपना भोजन पानी है, जिसको आपको सही करने की आवश्यकता है। क्रांति, हरित क्रांति आई, हमने दवाइयां छिड़क के फसल की पैदावार बढ़ाने की टेक्निक देखी, जिसमें ऑक्सीटोसिन जैसे इंजेक्शन आए, हार्मोनल स्प्रेज आए, बहुत सारे कीटनाशक आए। ये हमारे इंडिया में टेक्निक डेवलप हुई। जापान में क्या टेक्निक डेवलप हुई, उन्होंने बहुत सारे पानी पड़े कि कुछ जगहों पर जो है नदी के किनारे फसल बहुत अच्छी उगती है, तो वहां की मिट्टी में क्या है, क्यों वहां सेम पौधा बहुत अच्छा उग रहा है, किसी और जगह की मिट्टी में नहीं उग रहा। तो जब उन्होंने सॉइल एनालिसिस करा तो उन्हें समझ में आया कि वहां के पानी में क्वालिटी है। वही पानी जब उन्होंने दूसरी जगह जहां पौधा अच्छा नहीं उग रहा था उसको पिलाया, तो उन्हें पता लगा कि यार वो पौधा भी अच्छा उगने लग गया जिसको वहां का पानी पिलाया गया। तो इसका मतलब पानी कुछ इंग्रेडिएंट्स दे रहा है उसको। उन्होंने उन पानी को एनालाइज करा, स्टडी करा, और उसके इक्विवेलेंट पानी जनरेट करने की कोशिश करी। उन्होंने देखा ये पानी आयनाइज्ड वाटर है, जब पानी को हम चार्ज करेंगे इलेक्ट्रिकली तो इसमें कुछ आयनाइजेशन होगा, उसकी एक पीएच जनरेट होगी, और वो पानी जब हम पौधों को देंगे तो उनका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी और पौधों की ग्रोथ भी बढ़ेगी, और पौधों की उपज भी बढ़ाई गई इस पानी की टेक्निक से। उस समय सारे कमर्शियल आयनाइजर आते थे, मतलब फैक्ट्रियों के अंदर आयनाइजेशन टेक्निक यूज होती थी हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए। तो जो हाइड्रोजन जनरेट होती है वो बेसिकली पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से जनरेट होती है, जो गैस हम जनरेट करते हैं। तो वो पौधों को जब पानी पिलाया गया तो उन्होंने देखा यार कि फसल बहुत अच्छी होने लगी, कमर्शियल आयनाइजर आते थे जिससे पेड़ पौधों को पानी पिलाया जाता था और फसल की उपज अच्छी ली जाती थी। ये जापान में टेक्निक डेवलप हो रही है, कितने साल पहले, 60 साल पहले। और पैरेलली इंडिया में हरित क्रांति चल रही है जहां हम दवाइयां छिड़क रहे हैं। जब ये रिसर्च हुई
तो कुछ लोगों के दिमाग में आया कि अगर हम पौधों की कोशिकाओं में निर्माण कर सकते हैं पानी की मदद से, तो यही सेम निर्माण मानव शरीर में भी किया जा सकता है। तो क्या जो जापान उस समय प्रॉब्लम से जूझ रहा था, हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग की वजह से जो बच्चे अपंग पैदा हो रहे थे, क्या इस तरह का पानी ह्यूमन बॉडी को दिया जा सकता है? तो उन्होंने वो पानी ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ कन्वर्जन में कन्वर्ट किया कि भाई हम क्या करें कि जब हम मेटल के ऊपर, क्योंकि मेटल के ऊपर ही आप इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हो कि उसमें से मेटल नहीं निकले, पानी पीने के लिए सेफ भी रहे और शरीर की कोशिकाएं भी खराब नहीं हो। तो बहुत लंबे टाइम ये रिसर्च सारे डॉक्टर्स के बीच में कि पानी की क्वालिटी ये होनी चाहिए, और साइंटिस्ट ये रिसर्च करते रहे कि किस टेक्निक से ये चीजें हो पाएगी। तो उसमें मेटल जनरेट हो क्या है कि प्लैटिनम के ऊपर हम जीवन भर ही करा सकते हैं, टाइटेनियम हार्ड मेटल है उसके ऊपर ये चीजें हो सकती है। और फिर ये मशीन डेवलप करी गई। ये मशीन डेवलप होने के बाद ये पहुंची जापान के हॉस्पिटल्स में, किन मरीजों के लिए जिनको आंतों का कैंसर होता था। वो आंतों के कैंसर के ऊपर ट्रायल किया गया, वो मरीज जो मरने की कंडीशन में, क्योंकि ये तय है कि ये मरने वाला है तो इसके ऊपर ट्रायल किया जा सकता है, कंसेंट लेके ट्रायल होते थे। ये देखा गया कि जब इन लोगों को ये पानी दिया गया तो धीरे धीरे आंतों का कैंसर रिग्रेस करने लग गया, स्टेजिंग डाउन होने लग गई और पेशेंट्स में बहुत इंप्रूवमेंट देखा गया। लेकिन साथ में ये भी इंप्रूवमेंट देखा गया कि पानी के साथ ही उनकी गट की हीलिंग, जैसे कि उनको खाना नहीं खाया जाता था, उल्टियां होती थी, गैस की प्रॉब्लम बहुत थी, खाना नहीं भाता था, उनके गट की हीलिंग भी स्टार्ट हो गई। ये इसलिए नहीं हुआ कि पानी का नेचर अल्कलाइन था, ये इसलिए हुआ कि जैसी आपकी आंतें साफ होने लगी, अपने आप आपका एसिड मैकेनिज्म प्रोडक्शन जो है वो बैलेंस होने लग गया। क्योंकि अभी तक आपके शरीर में बीमारियां होने की वजह से एसिड प्रोडक्शन भी अबनॉर्मल हो रहा था, बॉडी का बैलेंस खराब हो गया। तो आपकी आंतें साफ हुई, आपका एसिड प्रोडक्शन नॉर्मल हुआ, भूख लगने लग गई, अंदर की गट की लाइनिंग जो आपकी आंतों की लाइनिंग है वो नॉर्मल हो गई, उनमें अगर छाले थे वो ठीक हो गए, तो अब आपका पेट हल्का हो गया। तो जब गट की पूरी साइकिल जो है, क्योंकि ये पूरी साइकिल है, आपका खाना पेट में टूटता है, आंतों में एब्जॉर्ब होता है, पानी आपकी बड़ी आंत में एब्जॉर्ब होता है, पूरी साइकिल है बहुत बड़ी, इसमें लिवर पैंक्रियास के एंजाइम आते हैं। ये पूरी साइकिल जब देखी गई कि इस पानी की मदद से सही हो रही है, तो अपने आप पेट की बीमारियों में भी आराम आने लग गया। आगे जब ये रिसर्च चली, 20 साल तक इस पानी से रिसर्च करी गई, तो देखा गया 2.5 पीएच पानी एंटीबैक्टीरियल है, हॉस्पिटल में पोछे लगाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इसको जब स्किन पे इस्तेमाल करते हैं तो घाव भरने लग जाते हैं। फिर ये पानी जब बीमारियों से पिलाया गया तो बहुत सारे मरीज मल्टीपल बीमारियों के साथ आते हैं। वो दे एक बीमारी के लिए रहे थे लेकिन ठीक दूसरी बीमारी भी होने लग गई थी। 20 साल तक पूरा डेटा एनालाइज करा वहां के डॉक्टरों ने, और फाइनली वहां की जो मिनिस्ट्री है उनसे परमिशन लेकर के ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ कॉमन आदमी के लिए, और 52 साल पहले ये कॉमन आदमी के लिए मार्केट में लॉन्च हो गया। लेकिन हम आज भी बहस कर रहे हैं कि क्यों हमारे जीवन में पानी अच्छा होना चाहिए, 52 साल बाद, जब ये रिसर्च ऑलरेडी मार्केट में हो चुकी। और रिसर्च स्टार्ट हुई 70 साल पहले, 20 साल तो हो चुके। जापान की मिनिस्ट्री सर्टिफिकेशन दे चुकी है कि हाँ ये सर्टिफाइड है, और बहुत सारे डॉक्टर रिसर्च पेपर इस पे लिख चुके हैं कि ये रिजल्ट इससे लिए गए। लेकिन फिर भी देखो, कंपनी ये कभी नहीं कहती कि हम ये क्लेम करते हैं कि इसकी वजह, इस पानी की मदद से आप किसी बीमारी को ठीक कर सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आज कैंसर का जो पेशेंट है वो अपनी किस स्टेज पे बैठा हुआ है। मान लो उसके 3 ही दिन बाकी रह गए, क्योंकि जब आप शरीर सुधारते हो इसे एक समय चाहिए होता है। 3 महीने में आपके आरबीसी बनते हैं, ठीक है, 1 महीने में आपकी स्किन की कोशिकाएं बदलती है, 8 साल में आपका पूरा शरीर नया हो जाता है। लेकिन किसी आदमी के पास वो समय नहीं हो तो वो मर जाएगा। तो भले ही लोग ठीक हो रहे हैं, लकवे के मरीज ठीक हो रहे हैं, हार्ट पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, कैंसर के पेशेंट ठीक हो रहे हैं, लेकिन कंपनी देखो फिर भी ये कहती है कि हम ये क्लेम नहीं करते कि ये पानी किसी की बीमारी ठीक कर सकता है। ये केवल स्वास्थ्यवर्धक पानी है, एंटीऑक्सीडेंट पानी है, जो आपके शरीर को स्वस्थ करने में मदद करता है। मतलब कंपनी कितना लो बोलती है अपने लिए। और फिर इसके बाद एक डुप्लीकेट मार्केट क्रिएट हुआ। जैसे हम लोग इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे करके खेती बढ़ाना सीखे, जापान वाले टेक्निक से सीखे, शरीर को साफ करके सीखे, यहाँ हमने दूसरी टेक्निक बिल्ड करी, इसकी कॉपीज। क्योंकि आयनाइजेशन तो हम सीख चुके हैं, ये तो पहले से ही मशीनें आ रही है, तो हमने डुप्लीकेट मशीनें बनानी स्टार्ट करी। हमने ये भी, इंडिया के अंदर लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि एक 20 साल लगे उस मशीन को, उस टेक्निक को डेवलप करने में, तब जाके लॉन्च हुई। जापान की मिनिस्ट्री ने इसे मेडिकल डिवाइस का सर्टिफिकेशन दिया। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपके पास कोई आयनाइजर आपके पास आता है जो सस्ता है, जो कोरिया में बना है, जो इंडिया में बना है, कोई यूएस में बना है, अगर उस पे किसी भी हेल्थ मिनिस्ट्री का सर्टिफिकेशन है मेडिकल ग्रेड डिवाइस का, तो उसे आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मेडिकल ग्रेड डिवाइस का मतलब है वो आपके शरीर के लिए सुरक्षित है। तो कोई भी चीज खरीदने के पहले ये जरूर देखें क्या उस पे मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेशन है, क्योंकि हम जब अपने शरीर में दवाई डालते हैं
तब ये देखते हैं कि ये रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये गवर्नमेंट से टेस्टेड है कि नहीं, ये सर्टिफाइड है कि नहीं। क्योंकि अगर ये नहीं हुई तो ये जहर हो सकता है और हमें मार सकता है। कोई भी आदमी इन सर्टिफिकेट्स के बारे में कभी सोचता ही नहीं है और जीवन में कोई भी उटपटांग निर्णय ले लेता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स इस पानी का जिक्र करते हैं। अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट, वहां के हेल्थ एंड वेलनेस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, 2008 उन्होंने एक किताब 2008 में लिखी थी जहां वो ये कहते हैं कि SD 501 मॉडल का जो कैंगन का आता है 7 प्लेट मॉडल जो है, इट्स अ रॉयल्स ऑफ ऑल वाटर मशीन्स। दुनिया की सबसे बड़ी कार जिसका लोगों का सपना होता है कि कार मेरे जीवन में होनी चाहिए, 12 करोड़ की गाड़ी, उसे वो रॉयल्स रॉय का दर्जा देते हैं। और वो अपनी किताब में छठे चैप्टर में क्लियरली मेंशन करते हैं कि हाउ इलेक्ट्रोलाइज्ड, रिड्यूस्ड, रीस्ट्रक्चर्ड आयनाइज्ड वाटर कुड चेंज अ कैंसर पेशेंट्स लाइफ। कैसे एक कैंसर पेशेंट का जीवन ये बदल सकता है और उसकी मदद कर सकता है कैंसर को ठीक होने में। ये एक अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने लिखी है, डॉक्टर ने लिखी है। लेकिन फिर भी हमें अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। हम ये भी नहीं देखते कि ये बंदा कहाँ बैठा हुआ है और हम जिससे सलाह ले रहे हैं वो कहाँ बैठा हुआ है। हम फिर भी ये सब करते रहते हैं कि मैंने अपने वाइफ के इलाज में 27 लाख रुपए लगा दी, कैंसर के इलाज में। अब फिर भी मैं ये कहता हूँ कि वो इलाज नहीं है, वो बीमारी में लगाया आपने। इलाज इस किताब में लिखा हुआ है कैंसर का, आप इसे पढ़िए। इसमें खाने के बारे में लिखा है, इसमें सप्लीमेंट्स के बारे में लिखा है कि क्या क्या सप्लीमेंट्स आपको ऐड करने चाहिए, आपकी डाइट के किस डेफिसिट को आपको पूरा करना चाहिए, कैंसर आपको आया क्यों, आप उसे रिवर्स कैसे कर सकते हो, क्या आपकी डाइट रोल प्ले करती है। कई लोग कहते हैं कि हम 1 साल हो गया, हम कीमो ले रहे हैं, रेडियोथेरेपी ले रहे हैं, हमने ये ले ली है, कैंसर रिकरेंस हो गया, क्या ये मशीन अब काम करेगी। मैं उनको कहता हूँ कि आप अपने शरीर में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी लेके इतना जहर डाल चुके हो कि अब पहले सिर्फ कैंसर की प्रॉब्लम थी, अब उस ट्रीटमेंट की भी प्रॉब्लम है। तो ये पानी कितना काम करेगा मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप सोचने में ही रह गए तब तो बिल्कुल ही काम नहीं करने वाला। तो आप जिस भी स्टेज पे बैठे हो, अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि हो सकता है कि वो बंदा मर जाए लेकिन परिवार के बाकी लोग तो अभी भी जिंदा हैं। ये किसी के मरने के बाद भी मशीन काम आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर परिवार में चले गया तो उसके जाने के साथ ही मशीन काम करना बंद कर देगी। ये तब भी काम करेगी, बाकी परिवार के लोगों को सुरक्षित रखेगी। है ना। हम अक्सर मतलब मैंने देखा है लोग इस मशीन को खरीदते हैं अपने परिवार के बीमार मरीज को सही करने के लिए। अरे उसके लिए तो खरीद लो ठीक है, लेकिन बाकी लोग तो जिंदा है ना, उनको बीमारी नहीं आई है, उनके लिए भी तो सोचो ना कुछ। और आपके घर में बीमारी नहीं है तो भी सोचो उसके बारे में। हमारे घर में कैंसर पेशेंट है, उसके लिए हम खरीदने की सोच रहे हैं। हमारे घर में हार्ट का मरीज है, उसके लिए सोच रहे हैं। लकवा मार गया, बिस्तर में पड़ा हुआ है, उसके लिए सोच रहे हैं। अरे आप भी तो जिंदा हो ना, आप भी तो बिस्तर पे आ सकते हो, आप अपने बारे में सोचो। मैं अपने पिताजी से पूछूंगा, 70 साल उम्र हो गई यार पिताजी की, जी लिया उन्होंने जीवन, तुम्हारी 40 है। तुम सोचो, पिताजी के पहले तुम चले गए तो। आदमी सोचता ही नहीं है। पिताजी से पूछूंगा, अरे क्या पूछोगे यार कि तुम्हारा अधिकार नहीं है अपने जीवन पे, क्या तुम अपने बारे में जीने के लिए नहीं सोच सकते हैं। जीवन में इतना पैसा भी नहीं कमाया क्या तुमने कि तुम अपने पिताजी की तरफ देखो, अपने माँ की तरफ देखो। है, कुछ तो किया होगा आपने अपनी लाइफ में। आप अपने बच्चे के बारे में खुद नहीं सोच सकते क्या, दादाजी देंगे तभी लोगे कुछ डिसीजन है। अपने परिवार के लिए आप सक्षम हो डिसीजन लेने के लिए, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर पूछ रहे हो तो आपके मन में संशय है, आप बस ये जानना चाहते हो कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य बस मना कर दे। अभी भी आपको मेरा सेशन सुन के कुछ समझ नहीं आया, आप बस ये चाहते हो कि कोई एक व्यक्ति मना कर दे और मैं सही साबित हो जाऊं कि हाँ ये चीज बिना काम किए जो आज डॉक्टर साहब ने मुझे समझाई। मेरे पास एक पेशेंट आया, आपको ओपीडी में समझाता हूँ कितना सेंसिटिव पेशेंट मैं देखता हूँ रोज मेरी ओपीडी में। एक पेशेंट आया जिसकी उम्र थी लगभग 65 साल। वो एक बच्चे के साथ आया जिसकी उम्र थी 4 साल। मैंने उसकी जांचें देखी, वो किसी हार्ट के डॉक्टर को ऑलरेडी दिखा रहा था। मैंने उसके पुराने पर्चे देखे। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या समस्या होती है। मैंने उनको बोला कि भाई आप जो समस्या मुझे बता रहे हो, आपके हार्ट की नसों में 100% ब्लॉकेजेस है, आप डायबिटिक पेशेंट हो, आप एंजियोग्राफी कराओ। आप एंजियोग्राफी क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि आप एंजियोग्राफी कराओगे तो उसमें प्रॉब्लम निकलेगी, हम टाइम से पहले आपको हार्ट अटैक आने से बचा पाएंगे, आपका सही ट्रीटमेंट कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि आप अगर सुरक्षित रहोगे तो आपका परिवार भी सही रहेगा। तो क्या बोला पता है कि डॉक्टर साहब क्या सोचूं, मेरा बेटा हार्ट अटैक से मर गया, ये बच्चा उसी का ही है, कि अब मैं एंजियोग्राफी करा के क्या करूंगा। मतलब वो आदमी अपने बच्चे को खो चुका, और हो सकता है कि उसके बेटे को किसी ने बताया होगा कि जीवन में और भी रास्ता है, लेकिन वो यही बोल रहा होगा कि मैं अपने बाप से पूछूंगा।
बाप तो जिंदा है, वो बेटा आज नहीं रहा। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति, खुद को भगवान ने दिमाग दिया है, आप अपंग नहीं हो दिमाग से। अगर आप बुद्धिजीवी हो, आपने कोई चीज ढंग से देखी है और आपको समझ में आती है, तो आपको अपना निर्णय स्वयं लेना चाहिए। आप अपने परिवार के बारे में बाद में सोचिए, पहले खुद को सुरक्षित करने के बारे में सोचिए। ठीक है, कई लोग इसलिए इसलिए भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। यार मैं अगर कैंगन लूंगा, इसमें इससे पेस्टिसाइड भी धुलते हैं। अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट में लिखा है 11.5 से 20 मिनट सब्जियों को पानी में डुबोइए 11.5 पीएच में, पेस्टिसाइड फ्री हो जाती है, सारे पेस्टिसाइड निकल जाते हैं, और अब आप ऑर्गेनिक सब्जियां खाएंगे, पेस्टिसाइड फ्री खाना खाएंगे, इससे आपको बीमारियां नहीं आएगी। वो केवल इसीलिए डिसीजन नहीं ले रहा। मैं तो चाहता हूं कि मेरी बीवी जल्दी मरे। अगर मैं ये मशीन लगा लूंगा तो मेरी बीवी निपटेगी कैसे, मैं दूसरी बीवी लाऊंगा कैसे, मेरी गर्लफ्रेंड को अंदर लाऊंगा कैसे? अरे बीवी तो नहीं निपटेगी, तुम निपट जाओगे पहले। ठीक है, तो दूसरी बीवी नहीं आने वाली तुम्हारी। अरे ठीक है, पी लेगी थोड़ा पानी, रह लेगी जिंदा, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए दूसरी लगा लेना, पर खुद भी तो बचोगे। तो ये सोचो अपने बारे में। ठीक है ना? तो अगर आपने ये चीज देखी है, आपको समझ में आई है, तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अरे परिवार में आप ले लो डिसीजन। और इस पानी के बारे में सिर्फ मैं नहीं बोलता, दुनिया के बहुत सारे डॉक्टर्स ने बहुत कुछ लिखा है ना? यू आर नॉट थर्स्टी, यू आर सिक, एंजाइम फैक्टर बाय डॉक्टर हिरोमी शिन्या, वर्ल्ड के टॉप 10 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट में आते हैं डॉक्टर हिरोमी शिन्या। इतनी अच्छी किताब लिखी है इन्होंने। है, ये 6 महीने जापान में प्रैक्टिस करते थे, टोक्यो में। 6 महीना यूएसए में प्रैक्टिस करते थे। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, क्वीन, सबके इलाज करे, उस लेवल के डॉक्टर हैं ये। डॉक्टर हॉट फिट्जर, वास्कुलर सर्जन, हैवर्ड्स ग्रेजुएटेड। हैवर्ड्स ड्रीम होता है लोगों का, डॉक्टरों का ड्रीम होता है वहां से ग्रेजुएट करना। वर्ल्ड की सबसे बड़ी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी है। आप अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा सकते वहां इतने हल्के में, वहां पहुंचना बहुत भारी काम है। ये बंदा वहां से ग्रेजुएट है, इज अ हार्ट सर्जन। है ना? ये बताते हैं कैसे पानी आपका जीवन बदल सकता है और क्यों बदल सकता है। मैंने रिसेंटली इसका वीडियो भी शेयर करा था अपने स्टेटस के ऊपर, बट फिर भी लोग देख करके जाके, "अरे, कौन बूढ़ा आदमी है रे ये? कहाँ का बूढ़ा आदमी है? हम तो हमारे लोकल डॉक्टर की सुनेंगे, उसने एक वीडियो बनाया है कि ये सब बकवास चीजें, इनसे कुछ भी नहीं होता। हम उसकी मान रहे हैं, हम इन लोगों की मान नहीं रहे। डॉक्टर कॉरिनी एलेंस, इनका न्यूरो का खुद का सेंटर है, बहुत सारे सेरिब्रल पैल्सी के बच्चों पे इन्होंने रिसर्च करी है ना? ऐसे बच्चे जो चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी के शिकार हो चुके हैं, लकवे के मरीज जो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं सालों से, उन मरीजों को इन्होंने ठीक करा है केवल उनका भोजन पानी बदल के, इस कैंगन वाटर की मदद से। इसके आगे कोई रिसर्च की आवश्यकता है क्या? केवल इनकी लिखी हुई किताब पढ़ लेना हम। नहीं। डॉक्टर डेव कारपेंटर, तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं फॉरेन के जिन्होंने किताबें लिखी। डॉक्टर रे, साइंटिस्ट हैं रे कुर्जवर, 16 पीएचडी डिग्री है उनके पास, 16 पीएचडी, वर्ल्ड्स बिगेस्ट साइंटिस्ट। थॉमस एल्वा एडिसन कहते हैं उनको आज का। उन्होंने बताया कि कैंगन वाटर कैसे आपके शरीर को अंदर से सही करता है, एक साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया, वो डॉक्टर नहीं है। वर्ल्ड का सबसे टॉप साइंटिस्ट इस टाइम का रे कुर्जवर्ग, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। वो कैंगन वाटर के बारे में भी उन्होंने रिसर्च करी, उन्होंने जस्टिफाई करा और प्रूव करा कि ह्यूमन बॉडी के लिए इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती। एक ऐसा पानी ना जो केवल आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, आपकी बॉडी में हीलिंग कर रहा है, आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर रहा है, आपकी आंतों को साफ कर रहा है, आपके कैंसर हील होने में मदद कर रहा है, आपके खाने से पेस्टिसाइड निकल सकता है। 80% चीजें केवल पानी की मदद से हमने सही कर ली। 20% बस आपको एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करना है, वो आपके हाथ में है, उसके लिए किसी मशीनों की जरूरत आपको नहीं है। और आप देखिए, बहुत सालों तक इन डॉक्टरों ने मेहनत करी और उसका नतीजा आज कम्युनिटी मेडिसिन की किताब, सेकंड कम्युनिटी मेडिसिन इंडिया में डॉक्टर्स को सेकंड ईयर में पढ़ाई जाती है। हमें दवाइयां पढ़ाई जाती है, उसके पहले कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ाई जाती है। कम्युनिटी मेडिसिन वो ब्रांच है जिसके अंदर बीमारियां कैसे रोकी जा सकती है। जी, मतलब बीमार होने से कैसे बचा जा सकता है, पर्यावरण में आपको क्या ध्यान रखना है ना? इकोसिस्टम के बैलेंस को समझाना। वहां एक चैप्टर जोड़ दिया गया पानी के ऊपर, वाटर एंड सैनिटाइजेशन, जिसमें एक चैप्टर, एक पैराग्राफ पूरा कैंगन वाटर ही है। आप उसमें फोटो देखोगे तो SD 501 की मॉडल इसमें लगा हुआ है। और जिस बंदे ने ये चैप्टर जोड़ा है, ही इज कॉल्ड डॉक्टर कम साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। ये किसी छोटे मोटे आदमी ने चैप्टर नहीं जोड़ा इस किताब में, कम्युनिटी मेडिसिन किताब में जो MBBS के अंदर पढ़ाई जाती है। छोटा मोटा डॉक्टर नहीं है, इस डॉक्टर कम साइंटिस्ट, ही इज कॉल्ड आयोडीन मैन ऑफ इंडिया। उस बंदे ने ये रिसर्च करके बताया कि इंडिया में जो थायराइड ग्लैंड के बीमार मरीज हैं, एक टाइम पे आप देखोगे घेंगा रोग जिसमें थायराइड ग्लैंड लटका हुआ रहता था,
उसके मरीज इतनी मात्रा में थे, उन्होंने बताया कि सिर्फ नमक में आयोडीन डाल करके हम इन मरीजों को ठीक कर सकते हैं। और उस समय से आयोडाइज नमक का कंसेप्ट आया। नमक की टेस्टिंग होती थी कि इसमें आयोडीन है कि नहीं। आज हम आयोडाइज नमक खा रहे हैं, और उनकी वो देन है कि सिंपल आयोडीन नमक में डालने से आज हमारे बीच में गॉइटर के पेशेंट, जो बड़े बड़े आप थायराइड ग्लैंड के पेशेंट देखते थे, गला नीचे लटका हुआ रहता था, वो मरीज आज इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलते। उस लेवल के वो डॉक्टर और साइंटिस्ट हैं, और उनको इसी चीज के लिए पद्मश्री से अवार्ड किया गया। और आप देखिए उनके जीवन की भी एक कहानी है। उनको पार्किंसोनिज्म था, उस पार्किंसोनिज्म की वजह से वो पैदल नहीं चल सकते थे, वो व्हील चेयर पे चलते थे। अगर आप उनका वीडियो देखोगे तो जब उनको पद्मश्री अवार्ड मिला तो वो व्हील चेयर पे लेने गए थे। और उसके बाद के जो उनके वीडियो हैं, जब ये मशीन उनके जीवन में आई, आज वो नाचते हैं स्टेज पे खड़े होकर के। और जब वो खुद के पैरों पे खड़े हो गए, उनका पार्किंसोनिज्म ठीक हो गया, तो उन्होंने एक चैप्टर इस किताब में जुड़वाया ताकि आने वाले डॉक्टर्स इस चैप्टर को पढ़ सके और किसी भी आदमी को गुमराह नहीं करें कि भैया ये पानी किसी काम का नहीं है। लेकिन वो डॉक्टर बन के जब तक निकलेंगे तो 8-10 साल लगेंगे, लेकिन फिर वही 8-10 साल में इंडिया के अंदर 8-10 करोड़ लोग हार्ट की बीमारी से मर चुके होंगे, और उनमें से कोई ना कोई सदस्य, आपका जानकारी, आपका परिवार का सदस्य होने की संभावना डेफिनेट है, जिस तरीके से बीमारियां इंडिया में बढ़ रही है। तो अगर आप इंतजार कर रहे हो कोई डॉक्टर मुझे बताएगा, तो सबसे पहली चीज तो ये सेकेंड ईयर की किताब, कोई भी आज का बना हुआ डॉक्टर नहीं पढ़ने वाला। तो फुर्सत चाहिए ना इसके लिए, डॉक्टर के पास फुर्सत कहाँ है? किसी के पास टाइम नहीं है, खुद की किताबें पढ़ ले हम, वही बहुत है। ठीक है, और किताब 4,500 की किताब है, कौन खरीद के लाएगा इसको? पैसा भी तो दिक्कत है ना। और इतना ही पैसा होता तो कैंगन वाटर ही ले आते अपने जीवन में, फिर किताब ही क्यों खरीदते हैं? तो बहुत सारी समस्याएं चल रही है लोगों के जीवन में। किताब कौन पढ़े? मैं एक डॉक्टर से मिला था, उसने उसको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया कि कैसे ये पानी आपका जीवन बदल सकता है, कैसे हम पेस्टिसाइड फ्री खाना खा सकते हैं। और जब इस पे बात हुई तो उसने कहा कि इस पे कोई रिसर्च पेपर्स थोड़ी हैं, ये तो बकवास चीज है, ये है वो है। और मेरे मोबाइल में सारे रिसर्च पेपर्स रहते हैं। तो वो भी हार्ट के ही डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और उनकी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है। तो वो कह रहे थे कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है, सब फालतू की बातें, ये सब और कुछ ऐसा है। तो मैंने कहा कि देखो ऐसा है कि मेरे पास कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, अगर आप ये कहते हैं कि ये पानी काम नहीं करता, तो ये डॉक्टरों के लिखे हुए रिसर्च पेपर्स है, आप सिर्फ एक बार इन पे निगाह मार लो। मैंने अपना मोबाइल दे दिया, उस बंदे ने मोबाइल खोल के देखा नहीं, वो उनको पढ़ने को तैयार नहीं है। फिर वो मेरे से कहते हैं, अरे यार तुम तो हार्ट के बहुत बड़े डॉक्टर हो, तुम तो ये बताओ कि ये मेरे पापा को जो ये गोलियां चल रही है सही है कि नहीं, मेरे चाचा जी को गोलियां चल रही है, मेरी चाची को ये गोलियां चल रही है, मेरी मम्मी ये गोलियां खा रही है। और घर में हर एक का डब्बा बना हुआ है, जैसे मेकअप किट होता है ना हर महिला का, वैसे मेकअप किट बना हुआ है हर बंदे का, और उसमें दवाइयां भरी हुई है 10-10। मैं कहा यार आज तो चलते हैं, मैं लेट हो रहा हूँ, क्योंकि ये जयपुर का इंसिडेंस है और मुझे कोटा आना था, रात के 10 बज रही थी। मेरे साथ अर्जुन भी था, और अर्जुन देख करके सारा तमाशा देख रहा है कि यार उनसे बड़े लेवल का डॉक्टर उनको समझा रहा है और इनको बात समझ में नहीं आ रही, और ये मेकअप किट दे रहे हैं अपने घर वालों के, दवाइयां दिखा रहे हैं। तो फिर फाइनली ये कि हाँ नहीं आ रही है दवाइयां, सही चल रही है, बढ़िया चल रही है, चलते रहने दो और इनको खिलाते रहो, और जब किसी दिन जाए तो ठीक है, अलविदा कह देना। और इस पानी की कुछ वैल्यू है, इसलिए बड़े बड़े डॉक्टर, डॉक्टर बैरक ओबामा, ये जो बैरक ओबामा प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उनके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जेराल्ड ब्रेशनहैन, ये बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं ना, वहां के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इनका इलाज ही करते। 22 साल पहले इन्होंने बोला था बैरक ओबामा को कि ये पानी आप अपने जीवन में शामिल करो, ये पानी आपका जीवन बदल सकता है, लोगों का जीवन बदल सकता है। जब तक आप इस पानी को लोगे, आपके ब्लड में कम क्लम्पिंग नहीं होगी। अगर आपने एक वीडियो देखा होगा, माइक्रोस्कोपिक वीडियो, कैसे पानी पीते ही आपकी कोशिकाएं सही ढंग से ऑक्सीजन डिलीवर करने लग जाती है, वो कोशिकाएं जो चिपकी हुई है वो अलग अलग हो जाती है, कैसे आपके हार्ट अटैक आने की संभावनाओं को एक पानी कम कर देता है। तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों ये कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं, जेराल्ड ब्रेशनहैन, बैरक ओबामा को कह रहे हैं कि पानी पीजिए। और केवल यही नहीं, अभी वो जो मैंने आपको बात करी थी, क्रिकेटर, वो अपनी मशीन साथ में लेके घूम रहे हैं। और केवल वही नहीं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे क्रिकेटर अपनी मशीनें साथ में लेके घूम रहे हैं। दुनिया में अगर आप सेलिब्रिटीज की बात करो तो डोनाल्ड ट्रंप हो गया, है ना, बहुत सारे चेहरे, लियोनार्डो डी कैप्रिको, टॉम क्रूज, है ना, हमें ये दिखाया जाता है। वो जो बच्चों का फेवरेट स्टार है, आयरन मैन, है ना, स्टीव जॉब्स, सबके फोटो देखो आप, है ना। लोग कहते हैं मत, टर्मिनेटर का वो जो हीरो है ना, सिल्वर स्टोन, लोग कहते हैं ये पानी, डॉक्टर कहेगा आपको नहीं नहीं ये पानी मत पीना है, शरीर को खराब कर देगा, मर जाओगे। और आपके आइडल कौन है? ये लोग हैं जो ग्लो करते हुए दिख रहे हैं, टर्मिनेटर का हीरो सिल्वर स्टोन, वो पानी पी रहा है, अभी तक नहीं मरा,
है। टॉम क्रूज अभी तक भी नहीं मरा, वो अभी तक भी बना रहा है MIG है, मिशन इम्पॉसिबल अभी भी आ रही है उसकी, एक से एक मूवी में। क्या स्मार्ट लगता है बंदा 60 साल की उम्र में। ये सब लोग अभी तक नहीं मरे, चिंता मत करो, आप भी नहीं मरोगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इनको सलाह दी होगी उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये मर गया ना ये व्यक्ति, तो जेल होगी, सीधा फांसी होगी उस आदमी को। तो अगर इन लोगों ने भरोसा करा है तो आपको भी करना चाहिए। रविशंकर जी अगर इस पानी को मर पी करके अगर उनको कुछ हो गया ना, तो जिस बंदे ने उनको ये पानी के बारे में बताया उसको फांसी हो जाएगी सीधा। शिल्पा शेट्टी क्या ग्लोइंग फेस लगता है आज भी, 55 साल उम्र हो गई है इसकी, लेकिन 20 साल की उम्र की लड़कियों को टक्कर देती है। शाहरुख खान इंप्रेसिव पर्सनालिटीज लग रही है, बनना इनके जैसा है, दिखना ऋतिक रोशन जैसा है, वॉर मूवी के हीरो जैसा ऋतिक रोशन की बाइसेप्स। अरे वो बाहर से नहीं, वो अंदर से भी काम कर रहा है। ऋतिक रोशन की अगर आप स्टोरी सुनोगे तो इसको स्पाइन की बहुत तगड़ी इंजरी हो गई थी, बेड रिडन हो गया था ऋतिक रोशन बीच में 8 साल। इसका शरीर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल मोटा हो गया था, और आज आपको दिख रहा है। वॉर मूवी के पहले अगर आप इसकी बॉडी देखोगे, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस हैं, बिल्कुल खराब शरीर हो गया था इस बंदे का, लेकिन इसने रीबिल्ड करा। तो किसी ने उस समय पे बताया होगा कि ये पानी भी आपका जीवन बदलने में मदद कर सकता है। आप लोग ये वीडियोस देखिए इन लोगों के, तब आपको समझ में आया कि पानी क्या कर सकता है। और सिर्फ ये तो कुछ चेहरे हैं, ये तो कुछ चेहरे हैं, ठीक है ना, ये तो कुछ चेहरे हैं। और इस एक चेहरे में एक चेहरा अब आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, एक चेहरा और दिखाई देगा आपको। यस सर, बिल्कुल दिख रहा है, वो चेहरा दिख रहा दिख है रहा है, हमें। ठीक है। तो बात सिर्फ भरोसा करने की है, समझने की है। गाड़ी वाला रोज कचरा लेने नहीं आएगा आपके दिमाग से, ठीक है। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, आज जितना हो सकता था मैंने कोशिश करी है। मेरे पास तो बहुत कंटेंट है, मैं बोलूं तो दिन भर भी कम पड़ जाए हेल्थ के ऊपर, ठीक है ना। बहुत सारे पैरामीटर है जिनको सही करने की आवश्यकता है हमें। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि ठीक है, कुछ लोग भी अगर अस्पताल आने से बच सके तो ठीक है, और जो नहीं बचना चाहते उनको ये पता होना चाहिए कि अगर वो कोटा के आसपास के एरिया में है, झालावाड़, सवाई माधोपुर और मंदसौर से भी सबसे नजदीकी जो अच्छा इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर है, तो वहां से आ सकते हैं। इथोस हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रमोद नागर, कार्डियोथोरेसिक वस्कुलर सर्जन, तैयार है उस तरह कैंची लेकर के आपके लिए, ठीक है, आपका दिल खोलने के लिए। और जब आप वहां आओगे और ये बोलोगे सर ये केंगन वाटर से हो सकता है क्या ठीक, तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि अभी तो तू लेट जा, पैसे जमा करा, उसके बाद तेरे शरीर में जो गंदगी है पहले उसको साफ करूं, फिर देखेंगे इसको किस चीज से धोना है ना। क्योंकि कोई आदमी आकर के बीमारियों से घिरा हुआ जिसने पहले मेरे पास अस्पताल में इलाज कराया और बाद में पानी की बात करता है, उसको मैं सीधा चैम्बर से बाहर निकाल देता हूँ। क्योंकि मेरे चैम्बर में मेरे पास टाइम नहीं आपसे बात करने का, ना मेरे पास अस्पताल में टाइम है। कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब तो बताते ही नहीं है पानी के बारे में, हम इतनी बार उनको दिखाने गए। अरे तुम दवाइयों में इतना खोए हुए हो कि तुम्हें मैं उससे बाहर कैसे निकालूं, क्योंकि तुमने आज दिन तक मेरे से सवाल पूछा ही नहीं कि साहब कब तक दवाई खाएंगे। हम दवाइयां छोड़ना चाहते हैं, हम अपने शरीर को सही करना चाहते हैं, कैसे करें। तुम जब मेरे से पूछ रहे हो कि साहब दवाइयां सस्ती कहाँ से मिलेगी, तो मुझे समझ में आ गया कि आपको दो चीज चाहिए, एक सस्ती और एक दवाइयां। तो जब आपको सस्ती चाहिए और दवाइयां चाहिए तो फिर मेरे पास आपके पास रास्ता ही नहीं है जीवन का रास्ता बताने का, फिर तो मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ, है ना। कोई भी चीज अगर अच्छी है तो वो सस्ती हो, ये जरूरी नहीं है। अपने स्वास्थ्य के लिए जब आप कुछ करते हो तो हमेशा अच्छा कीजिए, है ना। आप बाहर से कपड़े सस्ते पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उससे मरोगे नहीं। पर्दे हल्के ले लो, सोफे सस्ते बनवा लो, आप इस पे बैठोगे तो मरोगे नहीं। अगर आपके सस्ते जो सोफे हैं वो सस्ते हैं तो इसे बैठने से आपके नीचे छाले नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, शरीर में अगर कुछ जा रहा है वो सही नहीं है, वो सस्ता है, वो घटिया क्वालिटी का है, तो जरूर आपके नीचे छाले हो जाएंगे। उसको पाइल्स फिशर की बीमारी कहते हैं, है ना। और ये पानी पाइल्स फिशर को तो ऐसे मिनटों में ठीक कर देता है। आप कोई पी करके तो देखे इसको। कई लोग मेरे पास आते हैं कि सर आपने इतना बढ़िया पानी बताया कि मैं आपके घर से ले जाता हूँ और इसको पीते हैं। बहुत सारे लोग बहुत बड़े दानी हैं, वो क्या करते हैं कि पानी पिलाओ, लोगों को पानी पिलाओ। मैं इस कंसेप्ट के बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ कि अगर किसी को यस। डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के बाद भी ये समझ में नहीं आया कि पानी खाना कैसे उनका जीवन बदल सकता है, और वो फिर भी ये बोल रहा है कि मैं आपके घर से पानी ले जाकर के पी करके देख लेता हूँ। अरे कौन सा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है तू तेरे शरीर के साथ। घर के कितने लोगों को पानी पिला लेगा, कितना पानी मेरे घर से ले जाएगा, पेस्टिसाइड कितना धो लेगा। और जीवन में अगर तेरे पास इतना समय है कि पानी ढोता रहे तो तू बेटर है कि मजदूरी करते रहे। लेकिन जिस दिन तेरे पास जेब में पैसे आ जाए, तू पहला काम कर जीवन में कुछ कर के ये मशीन ले सके।
घरों से पानी पिलाए जा रहे हैं लोग। अच्छा ले जा रहे, 5 दिन चलता है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, देने वाला भी दिलदार आदमी है, दिए जा रहा है। अरे 1 महीने बाद तो उसको भी शर्म नहीं आ रही, तो उसको घर पे आने से रोको ऐसे बेशरम आदमी को। वो आपकी एनर्जी लेके जा रहा है, पानी नहीं लेके जा रहा। ऐसे बेशरम लोगों के कांटेक्ट में रहोगे तो आपका खुद का जीवन भी नरक हो जाएगा। आप धीरे धीरे उसके कैरेक्टर आपके आसपास आ जाएंगे। कहते हैं कि ऐसे लोगों के साये में रहो जिनका एनर्जी लेवल हाई हो। आप उनके ऑरा में रहोगे तो आपका ऑरा बढ़ेगा, भिखारियों के ऑरा में जाओगे। ठीक है, तो जो लोग जीवन को समझते हैं, अपने परिवार की कीमत को समझते हैं, जिनको ये पानी समझ में आता है, हाँ 4 दिन 5 दिन हम किसी की सेवा कर सकते हैं। अपने आप जाके किसी को पानी मत दो प्लीज। आप डाउनग्रेड कर रहे हो वैल्यू की, उन डॉक्टरों की जिन्होंने 20 साल रिसर्च करी, उन साइंटिस्टों की जिन्होंने ये मशीन हम तक पहुंचाई, आप उनकी इज्जत कम कर रहे हो। किसी के घर अपने कैंपर में भर के पानी देने मत जाओ। खुद की कोई मॉरल वैल्यू रखो, आप अपनी डिग्निटी मेंटेन करो। आपने मशीन लगाई है, आपने पैसे की व्यवस्था करी है बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए। अगर आप कर सकते हो तो कोई भी व्यक्ति पैसे की व्यवस्था कर सकता है। एक चद्दर टापरी में रहने वाला आदमी अगर इस मशीन को लगा सकता है तो कोई भी लगा सकता है। सब्जी का ठेला लगाने वाला अगर इस मशीन को लगा सकता है तो कोई भी लगा सकता है। साला मैंने देखा है कि सब्जी का ठेला लगाने वाला आदमी, उसके घर से पानी जा रहा है एक ऐसे व्यक्ति के घर पे जिसका मकान 1 करोड़ का है। हाइट होती है, शर्म नहीं आती लोगों को। तो सर ये देख है, रहे हैं हम, चल रहे हैं आप, यही हो रहा है। ये हो रहा है, शर्म की बात है। 1 करोड़ का मकान उस आदमी का बना हुआ है, वो एक टापरी में रहने वाले के घर से जाकर के पानी लेकर के आ रहा है। उसे उसके घर की चौखट में अंदर घुसने में शर्म नहीं आ रही है, और ऐसे वो उसको गरीब मानता है, उसको नीचा मानता है, और उसके घर से पानी लेके जा रहा है। आपको पता है वो पानी पिलाने वाले ने कितने पुण्य कमा लिए? उसके घर की जितनी बीमारियां थी आप ले गए, उसने इतने पुण्य कमा लिए। अब आपके घर में कोई बीमारी से मरेगा क्योंकि उसके पाप धुल गए, और उसने जब पानी दिया, हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है, ये सुदामा के साथ हुआ था। सुदामा ने केवल एक मुट्ठी चने खा लिए थे कृष्ण के, जीवन भर भिखारी की तरह रहा। उसे समझ में भी नहीं आया क्या हुआ। फिर उसकी पत्नी ने उसे हिम्मत दी कि तुम जाओ श्री कृष्ण के पास, उनका दिल बहुत बड़ा है। उसने बोला मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। बोले एक मुट्ठी ये जो चावल है ये लेकर के चले जाओ। उनका दिल इतना बड़ा है कि वो उसमें भी राजी हो जाएंगे। इसीलिए आज भी जब पूजा अर्चना करी जाती है तो भगवान को चावल चढ़ाए जाते हैं कि भगवान इस पूजा में जो भी कमी रह गई हो, वो ये जो चावल मैं चढ़ा रहा हूं उसके बदले में मान लेना, और इस पूजा को पूरी कर लेना, मेरी इस पूजा में जो कमी रह गई हो। तो जब सुदामा चावल लेकर के गया और उसने कृष्ण ने, मतलब कृष्ण ने मना कर, भाई वो सुदामा देने को तैयार नहीं था। कृष्ण ने बड़े उससे वो कहा हट से कि भाई सुदामा बताओ तो सही क्या है तुम्हारी इस पोटली में। तो उसने कहा कि भगवान मैं बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ। भले ही वो बचपन से मित्र थे, दोनों साथ में खेले, हम्म। पास बस एक मुट्ठी चावल थे, मेरी बीवी ने देकर के भेजे, इसके अलावा मुझे देने के लिए आपके जीवन में कुछ नहीं है। और कृष्ण भगवान ने जैसे ही वो एक मुट्ठी चावल खाए, उसके वहां जो है सोने का महल खड़ा हो गया सुदामा के, उसके घर में प्रॉस्पेरिटी आ गई। तो वो जो गरीब व्यक्ति आपको पानी दे रहा है ना, उसके घर में प्रॉस्पेरिटी आने वाली इस पानी के साथ। उसके जीवन में स्वास्थ्य भी आएगा, पैसा भी आएगा, गरीबी आप लेकर के चले गए क्योंकि आप सुदामा हो। ज्यादा पानी आपको बांटना पड़ेगा, तब आप अपने पापों को धो पाओगे मशीन खरीद के। और अगर आप नहीं कर पाए ना ऐसा, अगर आपने मशीन नहीं खरीदी किसी के घर से पानी ले जाने के बाद, तो आपको जो पाप लगने वाला है ना वो सुदामा जैसा होगा, आप ये तो ध्यान दे लेना। इसलिए या तो किसी के घर से पानी लेके ही मत आओ, आप अपने घर परिवार पे पाप मत चढ़ाओ। और अगर लेके आ रहे हो तो ये ध्यान रखो कि अगर मैं उसके घर से 5 दिन पानी लाया हूं तो मुझे मशीन खरीद के कम से कम 10 दिन किसी को पानी पिलाना है, तब मेरा कर्जा उतरेगा। है ना, क्योंकि कर्जा ऐसी चीज है अगर आपने जीवन में ले लिया तो इस बोझ के साथ आप मरोगे भी नहीं, आसानी से जाने नहीं देता ऊपर वाला, है ना, क्योंकि कर्मों का फेर है सारे। और ये गंगा जल है, आप गंगा जल लाए हो किसी के घर से, इसकी तो पूजा होती है। तो आप सोचो किसी के घर से अगर आप भिखारियों की तरह गंगा जल ले लेकर के आ रहे हो तो आप कितना बड़ा पाप कर रहे हो। क्योंकि साधारण पानी जो है वो तो चलेगा, चंबल का पानी चलेगा, नल का पानी चलेगा। गंगा जी को अगर आप घर लेकर के आ गए और मांग के लेके आ गए बिना किसी कीमत दिए, तो ये बहुत भारी पाप लगने वाला है ना। और वो पाप बीमारियों के रूप में ही आएगा, और जब बीमारी आए तो डॉक्टर प्रमोद नागर के चौखट के दरवाजे खुले, पानी लेके नहीं, उस तरह छान लेकर के। ठीक है, लेकिन तब भी आपके पैसे तो लगेंगे, जेब में पैसे लेके आना। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक का है। लोग थक गए होंगे सुन सुन के मेरे को। ठीक है मैं महेश तो आड़ा जी। मैं तो जिन्होंने आपको कोटा रत्न के लिए जज किया, जस्टिफिकेशन किया, आपके एकेडमिक कैरियर को टटोला,
और जिन्होंने भी आपको सर वो जो फाइनल डिसीजन पहुंचे कि इनको कूड़ा रत्न देना चाहिए, सर मैं निशब्द हूँ सर। और मैं क्या, मेरे हमारे जो साथियों के जो चैट में जो मैंने मैसेज पढ़ रहा हूँ मैं, और कब 1 घंटा 35 मिनट आपके साथ बीत गया, क्योंकि आपने दिल से बातें करी। दिल के डॉक्टर है आप। और दिल से जाते हुए आपने दिमाग का पूरा, वो मेरा जो कचरा था, कचरे वाला तो ले नहीं गया, लेकिन आज आपने सारा कचरा, मेरा भी कुछ जो था मेरा अंदर, वो भी निकाल दिया आपने सर। मतलब मैं शब्द नहीं सर, आई एम स्पीचलेस। और मैं ये कल तक एनर्जी। भी मैं कल तक भी सोच रहा था मैं आपको क्या प्रेजेंटेशन दूंगा, क्योंकि मेरे को रात को 11-12 बज गई, मुझे टाइम ही नहीं था। मैं कल लैपटॉप लेके गया था, पर कुछ इमरजेंसीज ऐसे अटक गई, वो लैपटॉप खोला और बंद करके वापस रख दिया। यार ठीक है, कुछ बनाएंगे, ऐसे ही फ्लिक में कुछ चीजें आई थी, मैंने कहा यार कल क्या डिलीवर होगा पता नहीं है। लोग मतलब मेरा सेशन रख रहे हैं और कुछ मिला नहीं, उनको कुछ परोस नहीं पाया, तो लोग बड़े निराश होंगे। यार डॉक्टर साहब को ले आए, बोला कुछ नहीं, समझाया कुछ भी नहीं, आए टाइम पास करके चले गए।